जी, तो आज की हमारी क्लास है अडोब फोटोशॉप के ही रिलेटेड है। कुछ स्किल्स आज आप लोगों को ऑलरेडी पता होंगी और कुछ इंशाल्लाह आप लोग नई सीखेंगे। तो इसमें आज जो हम पढ़ेंगे वो होगा सिलेक्शन टूल्स और ब्लैक या वाइट बैकग्राउंड। अगर आपके पास किसी प्रोडक्ट की है, किसी चीज़ की अगर वाइट और ब्लैक बैकग्राउंड है, तो सबसे आसान तरीका कौन सा है कि जिससे हम उस बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। या किसी सॉलिड कलर में आपके पास कोई बैकग्राउंड, तो उस बैकग्राउंड को रिमूव कैसे किया जाएगा। फिर इसके बाद इजीएस्ट वे टू रिमूव बैकग्राउंड के बारे में हम देखेंगे, कंटेंट अवेयर टूल के बारे में देखेंगे, रिमूव टूल क्या है, कलर रिप्लेसमेंट, कलर कैसे रिप्लेस किया जाता है किसी भी प्रोडक्ट का अगर आप लोग अडोब फोटोशॉप के अंदर करना चाहते हैं। इसके अलावा प्रोडक्ट रीटचिंग है, कि अगर आपको किसी तरह का कोई प्रोडक्ट मिलता है तो उसकी रीटचिंग कैसे की जाएगी। इसके बाद हम लास्ट में देखेंगे कि नॉर्मली जो ई कॉमर्स के लिए साइजेस होते हैं, मिसाल के तौर पे हमारे पास अक्सर क्लाइंट आता है और क्योंकि आप लोग अडोब फोटोशॉप अगर चलाना जानते हैं तो ज़ाहिर है क्लाइंट के ज़हन में यही होगा कि इसको साइजेस का पता है, तो वो हमें साइज नहीं बताता। वो नॉर्मली क्लाइंट आता है फाइवर पे, अपवर्क पे या कहीं पे भी, तो वो आके यही कहता है कि मुझे अमेजोन के लिए इमेजेस, अपनी इमेजेस तैयार चाहिए। उसके अंदर करना क्या है, प्रोडक्ट रीटचिंग करनी है, प्रोडक्ट की रीसाइजिंग करनी है। अब रीसाइजिंग, वो सिर्फ एक रीसाइजिंग का लफ्ज बोलता है, उसे सिर्फ ये पता है कि इसका एक फिक्स साइज है जो अमेजॉन, शॉपिफाई, दराज या किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे यूज होता है, लेकिन उसे एग्जैक्ट साइज नहीं पता। तो वो साइज आप लोगों को पता होना चाहिए कि वो साइज बेसिकली क्या है, किस साइज की इमेज चलती है जो प्रोडक्ट इमेज डिजाइनिंग के अंदर हम करते हैं प्रिपेयर। तो स्टार्ट करते हैं अपने सिलेक्शन टूल से। मैं फोटोशॉप ओपन करता हूँ। यहाँ हमारे पास फोटोशॉप है। फोटोशॉप के अंदर कल मैंने आप लोगों को बताया था कि लेयर पैनल बड़ा इंपॉर्टेंट पैनल है। फोटोशॉप बेसिकली टूल्स और लेयर्स पैनल के ऊपर ही चलता है ज़्यादातर। तो मैं यहाँ पे एक नया अपना कैनवस क्रिएट करता हूँ। तो इस चीज़ के बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है अपनी क्लास के अंदर, और ग्राफिक्स की क्लास के अंदर भी ये चीज़ मैंने आप लोगों को क्लियर की थी कि आर्टबोर्ड जो हम अडोब इलिस्ट्रेटर के अंदर, अडोब एक्सडी के अंदर या वेक्टर जितने सॉफ्टवेयर्स हैं, या वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर्स हैं, उनके अंदर जो एक वाइट बोर्ड आप लोग देखते हो वो बेसिकली आर्ट बोर्ड कहलाता है। जबकि अडोब फोटोशॉप के अंदर हम जो वाइट बोर्ड क्रिएट करते हैं या न्यू एक पेज बनाते हैं यहाँ पे जिस पे हम काम करते हैं, जो हमारी वर्क स्पेस कहलाता है नॉर्मली, उसको हम कैनवस कहते हैं। तो हम अडोब फोटोशॉप पे एक कैनवस क्रिएट करते हैं और कैनवस का साइज मैं रखता हूँ 2000 बाय 2000। तो जैसे ही मैंने कंट्रोल एन प्रेस किया, मेरे पास यहाँ पे प्रॉपर्टीज आ चुकी हैं। नाम कुछ भी रखा जा सकता है, यहाँ पे मैं पिक्सल के अंदर रखूंगा और इसका साइज मैं यहाँ पे 2000 बाय 2000 रख देता हूँ। और इसकी मैं रेजोल्यूशन 72 ही रखूंगा। तो इसमें जितनी ई कॉमर्स या प्रोडक्ट के लिए हमारी डिजाइन होते हैं उनकी या तो 100 आप रेजोल्यूशन रख सकते हैं या 72 भी रखेंगे तो वो चलेगा, क्योंकि ये नॉर्मली जितनी पिक्चर्स हम क्रिएट करते हैं या बनाते हैं ये सारी ई कॉमर्स यानी स्क्रीन्स के ऊपर ही रहती हैं, वेबसाइट्स के ऊपर ही अपलोड होती हैं। तो इसमें अगर आप रेजोल्यूशन इंक्रीज करना स्टार्ट कर देंगे तो एक तो ये होगा कि इमेज हैवी हो जाएगी, उसका जो साइज होगा यानी मेमोरी साइज वो भी इंक्रीज होता जाएगा साथ साथ। तो 72 परफेक्ट है। अच्छा, यहाँ पे सिलेक्शन टूल्स के बारे में हम पहले देखेंगे। तो सबसे पहले टूल्स, आपके बिल्कुल लेफ्ट साइड पे टूल्स आ रहे हैं। ये मुकम्मल पैनल टूल्स का है। हम इसमें सिर्फ अपने, क्योंकि नॉर्मली आपको टेक्स्ट टूल का भी पता है, पेन टूल का भी पता है, ग्रेडियंट टूल का भी पता है, तो हम वही टूल्स देखेंगे जो आज हमारे काम आएंगे। सिलेक्शन टूल्स इसमें काफ़ी ज़्यादा है, तकरीबन इसमें 10 से 12 सिलेक्शन टूल्स हैं। हम इनको देखते हैं वन बाय वन तेज़ी से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मार्की टूल। हमारे पास मार्की टूल के अंदर दो इंपॉर्टेंट टूल हैं, रेक्टेंगल मार्की टूल और एलिप्टिकल मार्की टूल। रेक्टेंगल मार्की टूल क्या करता है कि अगर आप किसी चीज़ की सिलेक्शन
बॉक्स की शेप में करना चाह रहे हैं जिसमें रेक्टेंगल आता है, या फिर आप यहाँ पे इस तरह की सिलेक्शन करना चाह रहे हैं कि स्क्वायर की फॉर्म में कोई भी सिलेक्शन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे मार्की टूल की मदद से आप लोग कर सकते हैं। अगर आप लोग सिंपल शिफ्ट को प्रेस किए बगैर किसी तरह की कोई शेप डिजाइन करते हैं, तो आप अपनी मर्जी से उसकी विड्थ और हाइट जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप शिफ्ट प्रेस करते हैं, तो अडोब के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उनमें तमाम में ऐसे ही काम हो रहा है कि अगर आप शिफ्ट प्रेस कर लेते हैं तो लाइन प्रेस करेंगे तो वो सीधी लाइन होगी बिल्कुल स्ट्रेट, और अगर आप शिफ्ट प्रेस करके कोई शेप क्रिएट करने जा रहे हैं तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट जितनी विड्थ है उतनी ही हाइट के साथ जनरेट की जाएगी। तो यही प्रोसीजर यहाँ पे मार्की टूल के अंदर भी होगा, रेक्टेंगल और इसी के साथ एलिप्टिकल। एलिप्टिकल के अंदर भी सेम प्रोसीजर है कि अगर आप किसी तरह की कोई सर्कल फॉर्म शेप जनरेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप, या सिलेक्शन करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। अब ये सिलेक्शंस की जाती हैं फोटोशॉप के अंदर, तो ये सिलेक्शंस इसलिए की जाती हैं कि अगर आप किसी सिलेक्टेड एरिया के अंदर काम करना चाहते हैं तो आप उसे सिलेक्ट करते हैं, और सिलेक्ट करने के बाद आप उसमें काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे ब्रश के साथ काम करना चाहता हूँ, तो मैं ये नहीं चाहता कि मेरा बाकी एरिया इसकी वजह से इफेक्टेड हो, तो यहाँ पे मैं सिंपल इतने इतने एरिया की सिलेक्शन करूंगा और इसी एरिया के अंदर जो भी काम करना चाहता हूँ वो काम यहाँ पे मैं कर सकता हूँ। तो इसलिए सिलेक्शन फोटोशॉप के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नॉर्मली हम यहाँ पे सिलेक्शंस करते हैं और फिर सिलेक्शंस के बाद सिलेक्टेड एरिया के अंदर अपना काम करते हैं। तो मार्की टूल के अंदर दो टूल्स, रेक्टेंगल टूल और एलिप्टिकल टूल। रेक्टेंगल के अंदर आप लोग अगर शिफ्ट प्रेस कर लेते हैं तो आप लोगों का एक स्क्वायर आएगा जिसकी विड्थ जितनी होगी उतनी ही हाइट होगी। इसी तरह से एलिप्टिकल टूल है, अगर आप शिफ्ट प्रेस करके एलिप्टिकल टूल से सर्कल जनरेट करते हैं तो ये एग्जैक्टली जितनी विड्थ है उतनी ही हाइट के साथ एक सर्कल आएगा। मिसाल के तौर पे आप लोग मुख्तलिफ चीज़ों को यहाँ पे वो करना चाहते हैं, सिलेक्ट करना चाहते हैं, मसलन आपके पास 3 या 4 सिलेक्शंस है एक ही इमेज के अंदर, तो उसका प्रोसीजर क्या होगा? टॉप पे आप लोग इसी की प्रॉपर्टीज देख रही हैं, देख इसमें प्रॉपर्टीज के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल सिंगल यानी एक ही सिलेक्शन यहाँ पे क्रिएट होगी। जैसे ही मैं दूसरी सिलेक्शन जनरेट कर रहा हूँ तो फर्स्ट वाली खत्म हो जाती है यहाँ पे। तो अगर हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा सर्कल्स या ज़्यादा सिलेक्शन यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसका प्रोसीजर यहाँ पे आप देख सकते हैं, 4 बॉक्सेस बने हुए हैं। यहाँ पे फर्स्ट सिंगल है, सेकंड यहाँ पे ऐड टू सिलेक्शन है, थर्ड यहाँ पे सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, और फोर्थ यहाँ पे इंटरसेक्ट। तो मैं ऐड, जब आप ऐड पे क्लिक करेंगे, अगर आप शिफ्ट प्रेस करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली ऐड पे चला जाता है, लेकिन आप लोग इन 4 को ज़हन में रखें, ये जो ऊपर टॉप पे आपको नजर आ रहे हैं मेन्यू बार के नीचे। तो जैसे ही मैंने ऐड पे क्लिक किया तो अब मैं जितनी सिलेक्शन चाहूँ अपनी फाइल के अंदर क्रिएट कर सकता हूँ। जबकि जो इसमें सब्ट्रैक्ट का होता है, इसके अंदर क्या होता है बेसिकली कि अगर आप किसी को माइनस करना चाहते हैं अपनी पिक्चर के अंदर से तो उसे माइनस कर सकते हैं। अगर आपने ये पहले बनाई थी, इसको माइनस करना चाहते हैं तो वो माइनस हो जाएगी, उसके साथ न्यू आ जाएगी। मिसाल के तौर पे मैं इतना एरिया चाहता हूँ माइनस करना, तो मैं यहाँ पे माइनस कर सकता हूँ और उसकी जगह नया एरिया ऐड कर सकता हूँ। इसी तरह इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन के अंदर जो नॉर्मली हमारा इसमें आप कह सकते हैं कि जो कॉमन एरियाज होते हैं, म्यूचुअल एरियाज होते हैं, उनको इंटरसेक्शन बोला जाता है। और इंटरसेक्शन के अंदर हम कॉमन एरियाज, म्यूचुअल एरियाज को रखते हैं, बाकी एरिया ख़त्म हो जाता है। तो ये सिलेक्शन टूल थे दो हमारे पास, रेक्टेंगल टूल और एलिप्टिकल टूल। तो हम यहाँ पे नीचे जाते हैं, इसमें लासो टूल्स आते हैं। लासो टूल के अंदर हमारे पास लासो टूल है, पॉलीगोनल लासो टूल है और मैग्नेटिक लासो टूल है। मैग्नेटिक लासो टूल शायद आप लोगों में से कुछ लोगों ने यूज़ किया हो। मैग्नेटिक फर्स्ट ऑफ ऑल लासो टूल देखते हैं। लासो टूल फ्री हैंड काम करता है, अपने माउस पे क्लिक करना है, क्लिक करके आप लोगों ने क्लिक छोड़ना नहीं है। जब जैसे आपने क्लिक प्रेस किया हुआ है तो ये फ्री हैंड आपकी सिलेक्शन करेगा। पेन टूल के साथ मिलता जुलता है लेकिन पेन टूल नहीं है, ये सिलेक्शन टूल है। लासो टूल क्या करता है? ये फ्री हैंड सिलेक्शंस करता है। तो कई दफ़ा ऐसे होता है कि हमें फ्री हैंड सिलेक्शंस करनी पड़ती हैं। इसके अलावा इसी के नीचे पॉलीगोनल लासो टूल है, प्रॉपर्टीज की भी सेम है। पॉलीगोनल लासो टूल है, पॉलीगोनल लासो टूल के अंदर हम लोग फ्री हैंड नहीं करते। इसके अंदर स्ट्रेट आप अगर किसी तरह की कोई ऐसी सिलेक्शन करना चाहते हैं जो स्ट्रेट सिलेक्शन है, तो वो यहाँ पे की जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक किया, क्लिक करने के बाद हमने क्लिक छोड़ दिया, क्लिक छोड़ा तो वहाँ से एक थ्रेड निकला या एक लाइन निकली, और जैसे ही हम सेकंड क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे एक और लाइन यहाँ पे इसके अंदर से निकलेगी, और हम उसे मोड़ सकते हैं या स्ट्रेट रख सकते हैं। ये थर्ड
फोर्थ और इसी तरह से 5। जैसे ही हम पेन टूल की तरह वापस उसके स्टार्ट पॉइंट पे आके क्लिक करते हैं तो ये सिलेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये पॉलीगॉनल लासो टूल है जो स्ट्रेट लाइंस के अंदर काम करता है। इसी तरह से मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए एक शेप क्रिएट करता हूँ, जिसमें हम एक शेप क्रिएट कर लेते हैं ट्रायंगल की। तो ये मेरी ट्रायंगल की शेप, इसका ब्लैक कलर है। अब ये ब्लैक कलर है तो अगर मैं पॉलीगॉनल के नीचे मैग्नेटिक लासो टूल है। अच्छा, ये जो मैं ऑप्शंस निकाल रहा हूँ ये मैं कल आपको बताया था मैंने कि जिन टूल्स के नीचे छोटे से एरो नजर आते हैं, अगर उस पर राइट क्लिक की जाए तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि उसके अंदर से जो टूल्स निकलते हैं वो मजीद आप लोग यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अब ये मैग्नेटिक लासो टूल क्या करता है कि मैग्नेटिक लासो टूल को अडोब फोटोशॉप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेस पे इसमें काम करता है और इसको पता होता है कि आपके कलर की बैकग्राउंड कहाँ पे है। इसमें सिंपली आपने बस एक क्लिक करना होता है और उसके बाद जो उसकी बाउंड्री होती है किसी भी सब्जेक्ट की, उसके साथ साथ चलना है। यहाँ पे क्लिक नहीं करेंगे अब हम, तो उसके साथ साथ चलेंगे और इसे खुद ही आइडिया होता है कि एक कलर कहाँ पे खत्म हो रहा है और नेक्स्ट कलर कहाँ से शुरू हो रहा है। तो उससे ये खुद ही अंदाजा लगाता है और उसकी सिलेक्शन करता जाता है। अब मैं यहाँ पे क्लिक नहीं कर रहा, मैं सिंपल चल रहा हूँ। अब जहाँ पे ये यानी कई दफ़ा ऐसे होता है कि हमारी सिलेक्शन ख़राब हो जाती है। जैसे अभी आप लोगों ने देखा कि मैं सिलेक्शन कर रहा था तो सिलेक्शन के दौरान एक मेरा जो आप कह सकते हैं कि पॉइंट था वो मेरे प्रोजेक्ट सब्जेक्ट के अंदर लगा और एक सब्जेक्ट के बाहर लग गया। तो इसमें फिर क्या होता है कि आप बैक स्पेस प्रेस करें और बैक स्पेस के साथ आप लोग बैक जा सकते हैं, यानी एक पॉइंट को ख़त्म कर सकते हैं। तो इसको बोला जाता है मैग्नेटिक लासो टूल। तो अब जैसे ही मैं यहाँ से कंट्रोल सी कंट्रोल वी प्रेस करूंगा तो मेरे पास इसकी एक कॉपी आ जाएगी, जो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लेयर्स पैनल के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ट्रायंगल क्रिएट किया और अब इसके बाद उसकी कॉपी मेरे पास मौजूद है इस फॉर्म में। तो इसके अंदर किसी भी चीज़ की हम वो कर सकते हैं, आप सिलेक्शन कर सकते हैं। जब तक पेन टूल के साथ सिलेक्शन नहीं थी की जाती, उससे पहले हम ज्यादातर जो यूज करते थे टूल वो यही था, हमारा मैग्नेटिक लासो टूल। सॉरी। मैं मिसाल के तौर पे आपको यहाँ पे कोई एक इमेज दिखा देता हूँ। अ, मैं कोई एक हाई क्वालिटी इमेज ले लूंगा यहाँ से। और तरीकाकार मैंने आपको कल बताया था कि हम उसको सेव नहीं करते, सिंपली फोटोशॉप से यानी उसको कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद डायरेक्टली फोटोशॉप में पेस्ट कर देते हैं। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ कि कॉपी कैसे किया जाता है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, मेरे पास एक स्क्रीन है। तो यहाँ पे सिंपल मैंने एक इमेज ओपन की, यहाँ से मैं राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद मैं इसे कॉपी इमेज पे क्लिक करता हूँ और जैसे ही मैंने कॉपी इमेज पे क्लिक किया, मेरे फोटोशॉप को अब इसका आइडिया है कि मैं कौन सा साइज यहाँ पे मैंने कॉपी किया हुआ है। 2000 इसकी विड्थ है और 1603 इसकी हाइट है। क्रिएट क्रिएट के बाद मेरे पास ये इमेज यहाँ पे आ गई। अब यहाँ पे इसकी मैं बैकग्राउंड रिमूव करना चाहता हूँ, तो जो पहले हम पोली लासो टूल्स में तरीका यूज करते थे, अब अगर तो आपके ग्रिप आपके हाथ की आपके माउस पे बड़ी अच्छी है तो आप लोग लासो टूल के साथ भी यहाँ पे कर सकते हैं सिलेक्शन। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नॉर्मली इतनी अच्छी सिलेक्शन नहीं होती फ्री हैंड। तो जैसे ही हम वापस आएंगे तो ये एक सिलेक्शन क्रिएट हो चुकी होगी। इसी तरह पॉलीगॉनल लासो टूल हमने पढ़ा, उसके अंदर आप लोग देख सकते हैं कि हम स्ट्रेट जितनी हमारी सिलेक्शंस होती हैं वो सिलेक्शंस कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक लासो टूल को हम कैसे यूज करते हैं कि मैग्नेटिक लासो टूल में सिंपल एक क्लिक किया और उसके बाद आप लोग यहाँ से इसको इसकी बाउंड्री के साथ लेकर चलते जाएंगे और ये खुद ही सिलेक्शन करता जाएगा। यहाँ पे मैं क्लिक नहीं कर रहा, ये खुद ही सिलेक्शन करता जा रहा है। क्योंकि इसे नॉर्मली ये काम कैसे करता है कि इसे पता होता है कि एक कलर कहाँ पे ख़त्म हो रहा है और सेकंड कलर कहाँ पे यूज़ हो रहा है। अब ये वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है जहाँ पे हमारे पास नॉर्मली
एक कलर की बैकग्राउंड्स हों। मिसाल के तौर पे अगर इसने कोई पिंक कलर की शर्ट पहनी होती या इसकी बैकग्राउंड कोई ब्लू कलर की होती, इसी तरह से जिस तरह से इसकी इस वक़्त शर्ट है, तो वहाँ पे हमारे लिए ये प्रॉब्लम होती कि इसकी सिलेक्शंस कैसे करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ याद रखिएगा कि जब भी आप किसी चीज़ की सिलेक्शन करते हैं, तो सिलेक्शन को ख़त्म करने का तरीका जो होता है सिलेक्शन की आप ये कह सकते हैं कि एक लेयर के अंदर जो हम उसकी एक कॉपी जनरेट करते हैं तो उसका शॉर्टकट है कंट्रोल जे। जैसे ही आप कंट्रोल जे प्रेस करते हैं तो कंट्रोल जे प्रेस करने के बाद जो आपकी सिलेक्शन है उसके लिए एक न्यू लेयर क्रिएट कर दी जाती है, यानी फोटोशॉप उसे खुद ही कॉपी करता है और कॉपी करने के बाद उसे नेक्स्ट लेयर के अंदर पेस्ट कर देता है। दो तरीके हैं, एक तो ये है कि आप कंट्रोल सी प्रेस करें और कंट्रोल एन प्रेस करके इसे किसी और पेज के ऊपर ले जाएं, जैसे यहाँ पे मैंने किया। लेकिन एक दूसरा तरीका ये है कि आपकी यही सिलेक्शन यहीं पे रहे और ये लेयर पैनल है। हम कंट्रोल जे प्रेस करते हैं, जैसे ही हमने कंट्रोल जे प्रेस किया, हमारी ये वाली लेयर ओरिजिनल लेयर थी जो बैकग्राउंड के साथ है। ऊपर जो लेयर आई है ये बैकग्राउंड के बगैर है, विदाउट बैकग्राउंड है। तो यहाँ पे उसी फाइल के अंदर इसने कंट्रोल जे प्रेस करने पर जो सिलेक्टेड एरिया था उसके लिए एक न्यू लेयर क्रिएट कर दी। आप यहाँ पे नाम लिख सकते हैं, इसका नाम चेंज कर सकते हैं। मसलन मैं यहाँ पे विदाउट लेयर लिख देता हूँ, विदाउट बैकग्राउंड लिख देता हूँ। नीचे वाली लेयर में लिख देता हूँ विद बैकग्राउंड। उसके नीचे हमारे पास बैकग्राउंड का कलर है। बैकग्राउंड का कलर अगर आप चेंज करना चाहते हैं आप लोग चेंज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, ये शॉर्टकट्स हैं तो आप लोग इसे जब दोबारा यूज़ करेंगे तो खुद भी यूज़ कर सकते हैं। एक तो ये होता है कि आप अगर बैकग्राउंड पे कलर करना चाहते हैं तो आप सिंपली ब्रश टूल लें। ब्रश टूल लेकर जो कलर इस वक्त हमारा ऊपर नज़र आ रहा है ये कलर आपका यूज़ हो सकता है। इसके अलावा आप लोग अगर पूरी बैकग्राउंड में फिल करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ से फिल का भी एक ऑप्शन होता है जो फोटोशॉप हमें देता है, पेंट बकेट टूल। आप इसे भी यूज कर सकते हैं। एक शॉर्टकट है इसके लिए, कंट्रोल बैक स्पेस और आल्ट बैक स्पेस। आल्ट बैक स्पेस फॉरग्राउंड कलर करेगा और जबकि शिफ्ट जो कंट्रोल बैक स्पेस है वो आपका नीचे वाला कलर है जो वो वाला कलर करेगा, जो बैकग्राउंड कलर। इसमें दो कलर नजर आ रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर व्हाइट की जगह नीचे मेरे पास रेड कलर होता तो मैं आल्ट बैक स्पेस प्रेस करता तो यहाँ पे रेड कलर हो जाता। लेयर का आप लोगों ने ख्याल रखना है। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं सिलेक्टेड लेयर के अंदर कलर करता, यानी मिसाल के तौर पे यहाँ पे मेरा वाइट कलर है और सिलेक्टेड एरिया मेरी लेयर अगर सिलेक्ट होती तो जैसे ही मैं इस पे कलर करूंगा सिलेक्टेड के बाद तो ये मेरा सिर्फ सिलेक्टेड एरिया के अंदर कलर हो जाएगा। तो इसलिए आप लोगों ने इस चीज का भी ख्याल रखना है कि लेयर कौन सी है, किस लेयर के ऊपर आप लोग काम करना चाह रहे हैं और कौन सी लेयर आपकी सिलेक्टेड है। तो ये था हमारा पुराना एक मेथड जिसके साथ हम बैकग्राउंड रिमूव करते थे, मैग्नेटिक लासो टूल। तो अब देखते हैं कि नए तरीके इसके बाद जो आए वो कौन से थे। ये नॉर्मली मेरे ख्याल में 2021 या 2022 के बाद ये तरीकाकार आया। तो इसमें क्या था, सेकंड लासो टूल के बिल्कुल साथ ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल आता है हमारा। इसके अंदर क्विक सिलेक्शन टूल है। क्विक सिलेक्शन टूल का नॉर्मली काफ़ी लोगों को पहले ही पता होगा। इसका तरीकाकार क्या होता है कि आप लोग क्विकली सिलेक्शन करते हैं। मसलन अगर एक तरह का कोई कलर है तो ये क्विकली सिलेक्शन करता जाता है। तो ये भी पुराना तरीकाकार था कि हम क्या करते थे कि पहले अगर किसी इमेज की बैकग्राउंड एक कलर की है तो हम क्विकली सिलेक्शन टूल के साथ उसकी बैकग्राउंड को करते थे, कंट्रोल शिफ्ट आई के साथ उसकी सिलेक्शन को इन्वर्स कर देते थे। अब कंट्रोल शिफ्ट आई के साथ जब आप सिलेक्शन को इन्वर्स करते हैं तो उससे क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने एक सिलेक्शन की कंट्रोल शिफ्ट आई के साथ, तो इसमें कलर अगर मैं भरता हूं तो ये मेरी ये वाली सिलेक्शन थी। अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करता हूं तो ये क्या करेगी, इन्वर्स कर देगी मेरी सिलेक्शन को। यानी जो मेरा सिलेक्टेड एरिया है उसके अलावा बाकी तमाम चीजें सिलेक्ट हो चुकी हैं लेकिन मेरा सिलेक्टेड एरिया इस वक्त सिलेक्ट नहीं है। तो जब आप इन्वर्स करते हैं किसी भी सिलेक्शन को तो वो अपना यानी अपनी प्रॉपर्टीज को अपोजिटली चेंज करती है। यानी जो चीज़ सिलेक्ट थी उसे अनसेलेक्ट कर देती है और जो चीज़ नहीं सिलेक्ट थी उन तमाम चीज़ों को सिलेक्ट कर लेती है। तो इस तरह से आप कंट्रोल शिफ्ट आई के साथ किसी भी सिलेक्शन को इन्वर्स कर सकते हैं। तो इसी तरह हम यहाँ पे क्विक सिलेक्शन टूल के साथ करते थे कि हम पहले मुकम्मल बैकग्राउंड को सिलेक्ट करते थे, कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करते थे और हमारा जो एरिया सिलेक्टेड नहीं था होता वो सिलेक्ट हो जाता था। तो इस तरह से भी हम बैकग्राउंड रिमूव करते थे। इसके बाद हमारे पास मैजिक वांड टूल आया। मैजिक वांड टूल भी पॉलीगॉनल टूल की ही थ्योरी पे काम करता है कि इसको भी नॉर्मली कलर्स की पहचान होती है। मिसाल के तौर पे अगर मैं ब्लू कलर पे क्लिक करता हूँ तो जिस पिक्सल के ऊपर क्लिक हुआ है
उसके जितने भी कलर्स उससे मिलते जुलते इसको मिले, इसने तमाम वो पिक्सेल्स सेलेक्ट कर लिए। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसके फेस पे क्लिक करता हूं, तो ये जो जिस पिक्सल पे मैंने क्लिक किया है, ये वाले पिक्सल इसके करीब जितने थे उनको इसने मैजिक वॉन्ड टूल में सेलेक्ट कर लिया। तो इस टूल को भी हम यूज करते थे। अगर मिसाल के तौर पे आपके पास सेम कलर की बैकग्राउंड है, तो जैसे ही हम क्लिक करते थे, ये मुकम्मल बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली खुद ही सिलेक्ट हो चुकी है। लेकिन क्योंकि ये बैकग्राउंड है, जैसे ही मैं कंट्रोल जे प्रेस करता हूं, तो इसने बैकग्राउंड सेलेक्ट की थी, हमारा सब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं था किया। तो फिर इस सिलेक्शन को हम क्या करते थे, हम सिलेक्शन करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करते थे, ये सिलेक्शन को इन्वर्स कर लेता था। कंट्रोल जे प्रेस करते हैं और ये हमारा जो प्रोडक्ट था, या जिस जो भी हम बैकग्राउंड है, जिसकी भी हम बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते थे, उस बैकग्राउंड को रिमूव कर लेते थे इसमें इजीली। इसके बाद फोटोशॉप ने 2021 या 2022 के अंदर एक नया अपना टूल लॉन्च किया, जिसको बोला जाता है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। इसके बाद तकरीबन जितने सिलेक्शन टूल्स थे उनका काम खत्म हो गया। इससे पहले एक और टूल था, जो पेन टूल, जो परफेक्ट समझा जाता था हमारे फोटोशॉप के अंदर किसी भी सिलेक्शन को करने के लिए। उसके अंदर हम सिलेक्शन कैसे करते थे, सिंपल प्रोसीजर था। आप लोग पेन टूल के साथ जूम इन करते थे, जूम इन करने के बाद के जितने एजेस थे उन्हें मैनुअली सिलेक्ट किया जाता था, और अभी भी ऐसे किया जाता है। अगर मिसाल के तौर पे ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल को परफेक्टली काम नहीं कर रहा, तो वो मास्किंग करता है, तो हम मास्किंग के अंदर फिर देख सकते हैं और अपने टूल के रिलेटेड जितना काम होता है। इसकी मैं क्विक सिलेक्शन कर रहा हूँ। कंट्रोल, अच्छा, जब आप किसी चीज़ की सिलेक्शन कर लेते हैं पेन टूल के साथ, तो ये आपके पास एंकर पॉइंट्स की सूरत में ही नज़र आ रहा होता है। तो इसको सिलेक्शन में कन्वर्ट करने के लिए कंट्रोल एंटर प्रेस करना पड़ता है। जैसे ही हम कंट्रोल एंटर प्रेस करते हैं, तो उसके बाद ये सिलेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। कंट्रोल जे प्रेस करने पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो मैंने सिलेक्शन क्रिएट की, उसके एजेस बिल्कुल स्मूथ है, क्योंकि ये मैंने पेन टूल के साथ की। ये था हमारा पेन टूल, जो आज से पहले हमारे पास परफेक्टली काम कर रहा था और बड़ा अच्छा काम कर रहा था। लेकिन 2022 के अंदर जब फोटोशॉप ने ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल दिया, तो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल क्या करता है? ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल के अंदर इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से उसे ये पता है कि आपकी इमेज के अंदर कितने लोग हैं। उसको ये पता है कि आपकी इमेज के अंदर ट्रीज कौन से हैं, स्काई कौन सा है, और वो ऑटोमेटिकली उसे डिटेक्ट करता है, और डिटेक्ट करके आपको तमाम चीज़ें इंडिविजुअली दिखा देता है कि आप किसे सिलेक्ट करना चाहते हैं। जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल के ऊपर क्लिक किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अब ये यहाँ पे प्रोसेसिंग कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सर्कल एक छोटा सा जो घूम रहा है, इसने अपनी प्रोसेसिंग कंप्लीट की। अब जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो ये मुझे बता रहा है कि आपका ये जो प्रोजेक्ट है, आपका प्रोडक्ट है, इसकी सिलेक्शन इतनी होगी। तो मैं इस पे क्लिक करूंगा, तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो क्लिक करने के बाद ये मुझे इसकी सिलेक्शन दे देगा। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इसने मुझे सिलेक्शन दी, और ये ऑटोमेटिकली इसने सिलेक्ट करके मुझे इसकी सिलेक्शन दे दी। मैं कंट्रोल जे प्रेस करूंगा, ये इसी की एक कॉपी मुझे जनरेट कर देगा। सॉरी। ये अपनी प्रोसेसिंग कंप्लीट कर रहा है, इसमें ये थोड़ा सा टाइम लेता है। ये इसने अपनी प्रोसेसिंग कंप्लीट की। कंट्रोल जे प्रेस करूंगा, कंट्रोल जे प्रेस करने के बाद इसने मुझे एक सिलेक्शन दे दी, जो बड़ी अच्छी सिलेक्शन इसने दी। नॉर्मली जब हम मैनुअली सिलेक्शन करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि हम जो अपने हेयर्स होते हैं उनकी सिलेक्शन ऐसे नहीं कर पाते जैसे इसने सिलेक्शन की है। हम किसी और इमेज को लेते हैं और उसमें सिलेक्शन देखते हैं कि इस उसकी सिलेक्शन अगर हम करना चाहें तो कैसे करेंगे। हम इसमें ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, मिसाल के तौर पे इसके अंदर हम कोई इमेज ले लेते हैं, तो इसका साइज हम लार्ज कर लेते हैं। हम ये वाली इमेज ले लेते हैं और देखते हैं कि फोटोशॉप इसे डिटेक्ट कर पाता है कि नहीं कर पाता। कॉपी इमेज, और इसी तरह से कंट्रोल एन, और कंट्रोल एन उसे खुद ही पता चल चुका है कि क्या साइज विड्थ है, क्या हाइट है। क्रिएट करेंगे, क्रिएट करने के बाद कंट्रोल वी प्रेस करेंगे, और यहाँ पे इसे पता चल चुका है। जैसे ही मैंने यहाँ पे इमेज पेस्ट की है, तो इमेज पेस्ट करने के बाद मेरे पास
ये प्रोसेसिंग कर रहा है। प्रोसेसिंग के बाद आप देख सकते हैं कि इसे पता है कि फर्स्ट जो यहाँ पे ये बच्ची बैठी हुई है, इसकी सिलेक्शन इसने खुद ही कर दी है। इसको ये भी पता है कि सेकंड की कौन सी है, थर्ड की कौन सी है। इसमें थोड़ा बहुत काम शायद आपको करना पड़ सकता है। मिसाल के तौर पे अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसके हैंड्स जो हैं उनको प्रॉपरली इसने नहीं किया, तो इसको हम मैनुअली जितने सिलेक्शन टूल्स हैं उनकी मदद से बाद में कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे इसी की सिलेक्शन कर लेता हूँ। तो क्योंकि ये वाटरमार्क इमेज है उस वजह से फोटोशॉप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं इस पे क्लिक करता हूँ और इसी की सिलेक्शन करता हूँ। तो ये मेरे पास सिलेक्शन आ चुकी है। मैं कंट्रोल जे प्रेस करूंगा। कंट्रोल जे प्रेस करने के बाद मेरे पास जो सिलेक्शन आई है वो बेसिकली ये वाली सिलेक्शन है। तो अब इस सिलेक्शन के ऊपर मैं क्योंकि यहाँ पे चीज़ें ऐड करना चाहता हूँ, तो नॉर्मली पेन टूल के साथ हम लोग करते हैं। जो चीज़ इसमें नहीं ऐड हो सकी उसको ऐड कर लेंगे पेन टूल के साथ सिलेक्शन के बाद। नॉर्मली जब हम प्रोडक्ट एडिटिंग करते हैं उसके अंदर इतनी कम्प्लेक्स बैकग्राउंड्स नहीं होती, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मिसाल के तौर पे आपको किसी जगह पे कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है कि आपकी सिलेक्शन प्रॉपर नहीं हो रही, तो वहाँ पे आप लोग इस तरह से फिर सिलेक्शंस कर सकते हैं। उन सिलेक्शंस को रिपेयर करने का प्रोसीजर होता है ये मैंने एक सिलेक्शन क्रिएट की, कंट्रोल जे प्रेस करूंगा और मेरी ये सिलेक्शन ऊपर आ गई। तो इसके बाद ये मेरे पास प्रॉपर एक सिलेक्शन है। इसके हेयर्स और फेस ऑलरेडी इसने डिटेक्ट करके उसे सिलेक्ट कर लिया हुआ था, तो उसे मुझे डिटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये था बैकग्राउंड रिमूव करने का प्रोसीजर जो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ किया जा सकता है। अब किसी ऑब्जेक्ट पे लगा के इसे देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे टूथपेस्ट एक सिलेक्ट करते हैं। कोशिश करेंगे कि कोई बैकग्राउंड के साथ अगर हमें मिल जाए तो वो हम लें। हम यहाँ से इस इमेज को उठा लेते हैं क्योंकि ये कलर्ड इमेज है, तो आई होप ये ठीक काम करेगी। कॉपी इमेज, मैं यहाँ पे कंट्रोल एन प्रेस करता हूँ और कंट्रोल एन प्रेस करने पे इसे खुद ही पता चल जाएगा कि मुझे कौन कौन सा साइज यानी किस साइज को मैंने कॉपी किया हुआ है गूगल से। तो अडोब इलस्ट्रेटर के अंदर भी ये ऐसे ही काम करता है जैसे यहाँ पे काम कर रहा है। आप जितने भी अडोब के सॉफ्टवेयर हैं उन पे सेम प्रोसीजर के साथ काम कर सकते हैं। अब जैसे ही यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करूंगा, ये यहाँ पे अपनी प्रोसेसिंग स्टार्ट करेगा। प्रोसेसिंग स्टार्ट करने के बाद हमें यहाँ पे पता चल जाएगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो सिलेक्टेड हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके इर्द गिर्द आपको एक पिंक कलर की बाउंड्री नजर आ रही है। इसका मतलब कि फोटोशॉप को पता है कि एक ये प्रोडक्ट है, सेकंड प्रोडक्ट और थर्ड प्रोडक्ट। इसके अलावा ये मिरर है, तो मिरर की सिलेक्शन उसने कर दी। ये यहाँ पे बची है एक छोटी सी, इसकी उसने अलहदा से सिलेक्शन कर दी। इसी तरह से जो जो प्रोडक्ट्स हैं उन तमाम की इंडिविजुअली सिलेक्शन उसने कर दी हुई है। हम जिस पे क्लिक करेंगे उसकी सिलेक्शन एक्टिव हो जाएगी। मिसाल के तौर पे मैं इस जो इसके अंदर एक छोटा सा ये पड़ा हुआ है इसके पास, इस पे क्लिक करता हूँ तो इसकी सिलेक्शन मेरे पास एक्टिव हो जाएगी। जैसे ही मैं कंट्रोल जे प्रेस करूंगा तो ये मेरे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं एक प्रोडक्ट बिल्कुल न्यू लेयर के ऊपर आ चुका है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे सिलेक्शन करना चाहता हूँ, आपके पास मिसाल के तौर पे कोई क्लाइंट आता है जो कहता है कि मेरे 3 से 4 प्रोडक्ट एक इमेज के अंदर पड़े हुए हैं, आप उन्हें उठाएं और किसी एक न्यू लेयर के ऊपर उन्हें पेस्ट कर दें। तो सिंपली हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो प्रोडक्ट आपका सिलेक्टेड है या वो चाहिए आपको दरकार है उस पर क्लिक करेंगे और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने पे वो प्रोडक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम कंट्रोल जे प्रेस करते हैं तो इसी फाइल के अंदर उसकी एक न्यू लेयर क्रिएट कर दी जाएगी। कंट्रोल जे प्रेस किया, हमारे पास इसकी एक न्यू लेयर आ चुकी है। अगर हम इसको किसी और जगह पे लेके जाना चाहते हैं तो हम सिंपली इस पे क्लिक करते हैं, यानी जब वो सिलेक्शन एक्टिव होती है तो हम यहाँ पे कंट्रोल सी प्रेस करेंगे। कंट्रोल सी प्रेस करने के साथ क्या होता है कि आपका ये प्रोडक्ट कॉपी हो जाता है। कंट्रोल सी, कंट्रोल एन प्रेस करेंगे, जो भी साइज आप लोग रखना चाहते हैं, मसलन 1000 बाई 1000।
तो जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे क्रिएट किया, मेरे पास 1000 बाय 1000 का एक कैनवस आ चुका है। मैं इस कैनवस पे उसे पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल वी, तो मेरे पास ये आ गया। अब इसका साइज मैं छोटा बड़ा करना चाहता हूँ। सिलेक्शन टूल्स आप लोगों ने देख लिए। अब किसी प्रोडक्ट को आपने कॉपी करके किसी एक जगह से दूसरी जगह पे ले गए, अब इसे साइज इसका छोटा बड़ा करना चाहते हैं, तो उसका प्रोसीजर क्या होता है कि उसके लिए हम यूज करते हैं कमांड कंट्रोल टी, या फिर अगर आप मार्केट टूल सेलेक्ट करते हैं और आपका ये प्रोजेक्ट है, आपका प्रोडक्ट है, इस पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक के ऊपर आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस नजर आएंगे। इसमें यहाँ पे फ्री ट्रांसफॉर्म का एक ऑप्शन है। जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं तो इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो एक्टिव हो चुकी हैं। अगर आप इसे ट्रांसफॉर्म स्केलिंग करना चाहते हैं, इसकी पोजीशनिंग करना चाहते हैं, तो वो कर सकते हैं। अगर आपको ये याद नहीं रहता कि फ्री ट्रांसफॉर्म कैसे करना था, तो कंट्रोल टी प्रेस करेंगे। जैसे ही आप कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो ये आपके पास इसकी प्रॉपर्टीज एक्टिव हो चुकी हैं। आप इसे उठा के एक जगह से दूसरी जगह रख सकते हैं, इसकी पोजीशनिंग कर सकते हैं, इसकी स्केलिंग कर सकते हैं, आप इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं, और इसके अलावा आप लोग इसमें मजीद प्रॉपर्टीज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। रैप है, पर्सपेक्टिव है, डिस्टॉर्ट है, स्क्यू है। तो ये हमारा प्रोडक्ट था जो हम एक बैकग्राउंड से उठा के दूसरी बैकग्राउंड पे ले आए। आसान तरीन तरीका जो इस वक्त चल रहा है वो ये है कि आप लोग ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल को यूज करें। इसके अलावा एक और प्रोसीजर है जो हम नॉर्मली उन बैकग्राउंड्स के लिए यूज करते हैं जहां पे हमारे पास सिंगल बैकग्राउंड होती है, यानी आपके पास सॉलिड कलर में किसी एक कलर के अंदर अगर आपके पास कोई बैकग्राउंड है, मिसाल के तौर पे जैसे हमारे पास इस इमेज के अंदर थी, तो इस इमेज के अंदर आपके पास एक ही कलर की बैकग्राउंड है, तो यहाँ पे एक इरेजर टूल है। इसका शॉर्टकट होता है ई। इरेजर टूल पे मैंने राइट क्लिक किया तो यहाँ पे एक मैजिक इरेजर टूल है। अब ये मैजिक इरेजर टूल और मैजिक जो हमारे पास यहाँ पे था मैजिक वांड टूल, ये दोनों सेम काम करते हैं। अगर मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे मैजिक वांड टूल पे क्लिक करते हैं तो इससे क्या होता है कि वो जो एक कलर होता है वो सिलेक्ट हो जाता है। लेकिन जब हम इरेजर टूल को यूज करते हैं तो इरेजर क्योंकि इरेज करने के लिए यूज होता है, तो मैजिक इरेजर टूल पे जब हम किसी चीज पे क्लिक करते हैं तो उससे क्या होता है कि जो सिंगल कलर होता है वो ऑटोमेटिकली उसकी बैकग्राउंड को रिमूव कर देता है। अब ये कहाँ पे काम आता है? ये उन जगह पे काम आता है जहाँ पे आपके पास व्हाइट बैकग्राउंड है या आपके पास ब्लैक बैकग्राउंड है किसी प्रोजेक्ट की, तो सिंगल क्लिक के ऊपर आप लोग किसी भी बैकग्राउंड को फौरी तौर पे रिमूव कर सकते हैं विदाउट सिलेक्शन। मिसाल के तौर पे मैं कोई और कलर ले लेता हूँ यहाँ से, हम यहाँ से कोई और इमेज उठा लेते हैं जो ऑलरेडी यहाँ पे हमारे पास व्हाइट या ब्लैक कलर्स के अंदर मौजूद है। हम कॉपी इमेज करते हैं, कंट्रोल एन। कंट्रोल एन के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ कंट्रोल वी, तो मेरे पास यहाँ पे व्हाइट बैकग्राउंड के अंदर ये प्रोडक्ट आ गया। तो इसका प्रोसीजर, अगर तो आप सिर्फ अपने प्रोजेक्ट को उठाना चाहते हैं तो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल को यूज करेंगे, ये प्रोसेसिंग करेगा यहाँ पे। जैसे ये प्रोसेसिंग कंप्लीट करेगा तो ये हमें बता देगा कि ये हमारा प्रोजेक्ट है जिसको हम सिलेक्ट करना चाहते हैं। इस पे हम क्लिक करेंगे। कई दफा ये होता है कि एक क्लिक के साथ ये काम नहीं करता, तो आपने 2 3 या 4 दफा इस पे क्लिक करना है तो ये इसे सिलेक्ट कर देगा। तो ये इसने सिलेक्ट किया, कंट्रोल जे प्रेस किया। जैसे ही मैंने कंट्रोल जे प्रेस किया मेरे प्रोडक्ट को इसने यहाँ से निकाल दिया। आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके, यानी कंट्रोल ए, सेलेक्ट ऑल, और उसके बाद कंट्रोल सी। अच्छा, कई दफा ये होता है कि फोटोशॉप, मिसाल के तौर पे आप लोग यहाँ पे नीचे वाली लेयर के ऊपर हैं जबकि प्रोडक्ट जो आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं वो उस सेकंड लेयर के ऊपर था। तो जिस लेयर के ऊपर हम होते हैं तो कंट्रोल सी प्रेस करने पे सिर्फ उस लेयर के प्रोडक्ट को हम कॉपी करते हैं। तो अगर मिसाल के तौर पे आप लोगों के पास बहुत ज्यादा लेयर्स हैं और आप लोगों को ये नहीं पता कि आपका जो प्रोडक्ट है वो किस लेयर पे पड़ा हुआ है, तो वहां पे फिर आप कंट्रोल शिफ्ट सी के साथ कॉपी करें। अब अगर मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे फर्स्ट लेयर पे हूँ और प्रोडक्ट जो मुझे चाहिए वो मेरा सेकंड लेयर के ऊपर है, तो यहाँ पे मैं कंट्रोल शिफ्ट सी प्रेस करूंगा तो ये मेरा जो प्रोडक्ट है वो किसी भी लेयर पे हो, जो मुझे सामने नजर आ रही है चीज वो कॉपी हो जाएगी। कंट्रोल शिफ्ट सी, और इसके बाद ये कंट्रोल वी प्रेस करता हूँ तो ये मेरा जो प्रोडक्ट था वो हमारे पास सिलेक्टेड हो चुका है। कंट्रोल टी प्रेस करेंगे अगर इसका साइज छोटा बड़ा करना चाहते हैं, कंट्रोल टी के साथ इसका साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। अच्छा, ये था ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। लेकिन अब देखते हैं कि हम मैजिक इरेजर टूल क्या इस पे काम करता है कि नहीं। इसमें आप लोग ये देख सकते हैं कि मैजिक इरेजर टूल, क्योंकि इसकी बैकग्राउंड वाइट है तो शायद यहाँ पे थोड़ा बहुत मसला करे, लेकिन फिर भी देखते हैं कि ये परफेक्टली कितना काम करता है। तो हम मैजिक इरेजर टूल को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद मैं सिंपल क्लिक करूंगा, सॉरी, सिंपल क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं कि इसने मेरी जो शेडो थी उसे नहीं रिमूव किया। इसके अलावा यहाँ पे इसने
जो हमारा था प्रोजेक्ट, अ, उस प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज को रिमूव कर दिया है। अब यही प्रोसीजर होता है अगर हम मैजिक क्विक सिलेक्शन या मैजिक वॉन्ड टूल यूज करते। मिसाल के तौर पे मैं मैजिक वॉन्ड टूल के साथ सिलेक्ट करता हूं, तो आप देख सकते हैं कि जो इसने सिलेक्ट किया है उसमें टूथपेस्ट की कुछ चीजें हैं जो इसमें सिलेक्ट नहीं हुई। तो यहाँ पे फिर क्या प्रोसीजर हमारा चलेगा, या तो हम मैजिक जो हमारा मैग्नेटिक लासो टूल था उसके साथ इसके अंदर ऐड करेंगे, तो या फिर उसमें सॉरी ये सब्ट्रैक्ट था। तो जो अच्छा प्रोसीजर काम करता है किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर वो हमारा ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल है। मैनुअली सिलेक्शंस के अंदर टाइम ज़ाया करने से ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि नॉर्मली प्रोडक्ट डिजाइनिंग के अंदर आपको एक या दो प्रोडक्ट्स नहीं मिलते। इसके अंदर आपको शायद आपका क्लाइंट 50 प्रोडक्ट्स दे, 100 प्रोडक्ट्स दे, 500 प्रोडक्ट्स दे। तो जो इसमें सबसे अच्छा काम करता है वो हमारा ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल होता है। आप ये देखें कि जैसे ही ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल अपनी इसके साथ मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो जैसे ये मेरी सिलेक्शन क्रिएट करेगा तो ये प्रॉपर अच्छी सिलेक्शन क्रिएट करेगा। इसके अंदर भी कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ सकती है कि अगर आपकी बैकग्राउंड और आपके प्रोडक्ट की बैकग्राउंड सेम है या थोड़ा बहुत उसका कलर मैच कर रहा है, तो वहाँ पे फिर हमारे लिए ये बड़ी प्रॉब्लम करता है कि वहाँ पे जब हम अपने प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो सिलेक्शन के दौरान हमारा जो प्रोडक्ट होता है उसकी मैनुअली हमें रिपेयरिंग करनी पड़ती है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो आप लोग देख सकते हैं कि मैजिक वॉन्ड या मैजिक इरेजर टूल क्या कर रहा था कि वो इस एरिया से कुछ चीज़ों को रिमूव कर रहा था। लेकिन इसमें जो हमने देखा कि इसका रिजल्ट काफ़ी बेहतर है और ये सबसे क्विकेस्ट ईजीएस्ट वे है इस वक्त तक ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। लेकिन ये आपको 2020 या 2021 से पहले वाले वेरिएंट्स के अंदर शायद ना मिले। आपको ये मिलेगा 2023 के अंदर जो इस वक्त चल रहा है, या फिर 2022 या 2021 के अंदर। मैं आज आप लोगों को बता दूंगा कि अगर आप लोग फोटोशॉप का कोई भी लेटेस्ट वेरिएंट आप डाउनलोड या इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसका प्रोसीजर क्या होगा। लेकिन फिर भी आप लोगों को ये 2022 वेरिएंट या 2023 वेरिएंट के अंदर मिलेगा। और कोशिश करें कि जितने भी टूल्स आप लोग यूज करते हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर आप लोग यूज करते हैं, वो आपके पास अपडेटेड होने चाहिए। और जो इस वक्त अपडेटेड चल रहे हैं इस वक्त वही सॉफ्टवेयर आपके पास होने चाहिए। नॉर्मली गेट इन टू पीसी के ऊपर अगर आप लोग जाके देखते हैं, आप लोगों को ज्यादातर लोगों को पता होगा गेट इन टू पीसी का, तो गेट इन टू पीसी के ऊपर जितने सॉफ्टवेयर हैं वो आपको नॉर्मली मिलते ही अच्छी क्वालिटी के अंदर हैं। यानी जैसे ही अपडेट आती है किसी भी सॉफ्टवेयर की तो गेट इन टू पीसी पे 1 to 2 वीक्स के अंदर अंदर उसे अपलोड कर दिया जाता है। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने ये देखा कि सिलेक्शन टूल्स क्या थे और सबसे बेहतर सिलेक्शन टूल क्या था। अब इसमें एक टूल और है ब्लेंड इफ, उसे बोला जाता है ब्लेंड इफ। आप लोग YouTube पे इसकी मजीद क्रिएटिविटी के लिए इस पे वीडियोस देख सकते हैं कि ब्लेंड इफ काम कैसे करता है। तो मिसाल के तौर पे हमारे पास वाइट या ब्लैक कलर की बैकग्राउंड आ जाती है, या हमारी इमेज के अंदर हम वाइट कलर को रिमूव करना चाहते हैं, बिल्कुल वाइट कलर जिस जिस जगह पे है उसे रिमूव करना चाहते हैं, तो हम ब्लेंड इफ का यूज करते हैं। ब्लेंड इफ को कैसे यूज किया जाता है, आप लोग सिंपल लेयर को सिलेक्ट करेंगे जिस लेयर पे काम करना चाह रहे हैं। हम इस लेयर पे काम करना चाहते हैं, इस लेयर को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे ब्लेंडिंग ऑप्शंस का एक आपके पास ऑप्शन आएगा, ब्लेंडिंग ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब ये ब्लेंडिंग ऑप्शंस में बहुत सी चीज़ें हैं जो यानी हर चीज़ के अपने अपने फीचर्स हैं, जिसमें हमारे पास शेडोज आती हैं, आउटर ग्लो, पैटर्न, ग्रेडियंट, ओवरले, सेटिन, इनर ग्लो, इनर शेडो, स्ट्रोक और इस तरह की चीज़ें। लेकिन हम इसमें से किसी चीज़ को अभी नहीं देखेंगे, हम सिर्फ ब्लेंड इफ को देखना चाहते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे लेयर जो सिलेक्टेड है वो व्हाइट बैकग्राउंड के साथ है, और आप देख सकते हैं कि इस टूथपेस्ट के अंदर भी व्हाइट कलर यूज हुआ हुआ है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लेंड इफ। जैसे ही ब्लेंडिंग ऑप्शन हमारा ओपन होता है तो यहाँ पे नीचे आपके पास एक बॉक्स आ रहा है जिसके ऊपर लिखा हुआ है ब्लेंड इफ। अब ये ब्लेंड इफ ग्रे के अंदर है, ग्रे के अंदर यहाँ पे करंट लेयर और अंडरलेइंग लेयर आ रहा है। तो हम करंट लेयर को चेंज करना चाहते हैं। अगर मिसाल के तौर पे आपकी इमेज के अंदर आप ब्लैक कलर को रिमूव करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस स्लाइडर को ब्लैक कलर से रिमूव करना शुरू करेंगे, तो आपकी इमेज के अंदर जहां जहां पे ब्लैक या डार्क शेड्स होंगे वो रिमूव होना स्टार्ट हो जाएंगे। जबकि अगर आप व्हाइट कलर को रिमूव करना चाहते हैं तो व्हाइट कलर सिंपली आप व्हाइट स्लाइड को स्लाइड करना स्टार्ट करेंगे तो आपकी इमेज के अंदर जहां जहां पे व्हाइट कलर है वो व्हाइट कलर आपका रिमूव हो जाएगा। अब ये नॉर्मली काम कहाँ पे करता है, अ, जैसे हमारा ये प्रोडक्ट था यहाँ पे इसने काम नहीं किया, क्यों? क्योंकि हमारे प्रोडक्ट के अंदर व्हाइट कलर यूज हुआ हुआ है। तो अगर हम इसके साथ बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं तो ये व्हाइट कलर को भी उड़ा देगा। अब ये कहाँ पे काम करता है मैं आपको बता देता हूँ।
हम गूगल से कोई लोगो या कोई इमेज उठा लेते हैं, या किसी तरह की कोई डॉक्यूमेंट उठा लेते हैं। मेरे पास यहाँ पे हम साइज इसका लार्ज करते हैं और कोई डॉक्यूमेंट उठा लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास ये एक डॉक्यूमेंट है, हम इसे कॉपी करेंगे। अब अगर आपके पास कभी कोई ऐसा यूजर आ जाता है जो आपसे कहता है कि मैं इस चीज की बैकग्राउंड रिमूव करना चाहता हूँ, कॉपी इमेज, कंट्रोल एन प्रेस करेंगे और यहाँ पे इसको पता है कि इसका साइज क्या है, कंट्रोल वी प्रेस किया और हमारे पास साइज आ चुका है। अच्छा, आप लोग देख सकते हैं कि अब यहाँ पे सिलेक्शन बहुत मुश्किल है कि आप लोग प्रॉपरली एक एक वर्ड की सिलेक्शन करें, और ना ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ पे काम करती है कि वो यहाँ पे सिलेक्शन करे। तो यहाँ पे फिर हम ब्लेंड इफ का यूज करते हैं कि मिसाल के तौर पे अगर आपको आपके पास अक्सर ऐसे डॉक्यूमेंट्स आएंगे या ऐसी फाइल्स आएंगी जहाँ पे आपसे कहा जाएगा कि मुझे जो इसके अंदर टेक्स्ट यूज हुआ है ये थोड़ा सा डार्क चाहिए। अब उसे डार्क कैसे किया जाता है, या अगर इसकी बैकग्राउंड रिमूव करनी है तो वो बैकग्राउंड कैसे रिमूव की जा सकती है। अगर हम इरेजर टूल को देखें, क्योंकि इसके अंदर सॉलिड बैकग्राउंड है, व्हाइट कलर की बैकग्राउंड है, तो शायद आपके जहन में आए कि हम व्हाइट बैकग्राउंड सॉलिड यानी इरेजर के साथ या मैजिक वॉन्ड के साथ भी तो कर सकते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे इसने मेरी बैकग्राउंड को रिमूव तो कर दिया है, लेकिन आपके जितने यहाँ पे लेटर्स थे जो बिल्कुल बंद हैं, जैसे ओ है, ए है, तो इनके अंदर आपको फिर मैनुअली यहाँ पे बार बार वन बाय वन सिलेक्शन को रिमूव करना पड़ेगा व्हाइट कलर को, और इसमें काफी टाइम लगेगा। जैसे ई के अंदर है, तो जो आपके क्लोज्ड लेटर्स थे उनकी सिलेक्शन के लिए हमें तमाम लेटर्स को अलग अलग करना पड़ेगा जाके। आप देख सकते हैं ओ के अंदर, ई के अंदर, पी के अंदर, इसी तरह से डी, ओ, तो इनकी हमें सिलेक्शन दोबारा से यानी इनको रिमूव करना पड़ेगा इनके अंदर से कलर्स को। तो ये काफी लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो ही कलर्स हैं, व्हाइट या ब्लैक। हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम ब्लेंड इफ को यूज करते हैं, और ब्लेंड इफ को यूज करने का तरीकाकार मैंने आपको बताया। मार्की टूल लेंगे, राइट क्लिक करेंगे, ब्लेंडिंग ऑप्शंस ओपन होते ही आपके पास यहाँ पे ब्लेंड इफ का ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ से अगर मैं व्हाइट स्लाइडर को थोड़ा थोड़ा यहाँ से स्लाइड करना स्टार्ट करता हूँ, तो आप लोग देखें, एक मिनट मैं नीचे वाली लेयर ऑफ कर देता हूँ ताकि हमें ये क्लियरली नजर आए। तो यहाँ पे ब्लेंडिंग ऑप्शंस, ब्लेंड इफ ओपन होगा। यहाँ से मैं जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि व्हाइट कलर मेरी इमेज के अंदर जिस जिस जगह पे था वो रिमूव हो चुका है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे ब्लैक कलर को रिमूव करना चाहता, अब मैं यहाँ पे ब्लैक कलर को रिमूव करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से ब्लैक स्लाइडर को रिमूव करना शुरू कर दूंगा, और इससे क्या होगा कि मेरा जहां जहां पे ब्लैक कलर था वो रिमूव हो चुका है इस पूरी इमेज के अंदर। तो इस तरह से इसके साथ काम किया जा सकता है, लेकिन ये काम वहां पे करेगा जहां पे आपका प्रोडक्ट इससे इफेक्ट ना हो। अगर आपके प्रोडक्ट के अंदर ब्लैक या व्हाइट कलर यूज हुआ है तो वहां पे ये काम नहीं करेगा ब्लेंड इफ। ब्लेंड इफ उस जगह पे, ब्लेंड इफ के और भी बहुत से काम है। ब्लेंड इफ के साथ हम आज देखेंगे कि हम किसी प्रोडक्ट पे अगर कोई लोगो लगाते हैं तो उसकी सेटिंग्स के अंदर भी ब्लेंड इफ यूज होता है। या ब्लेंड इफ की प्रॉपर्टीज को आप लोग यूट्यूब पे देख सकते हैं, क्योंकि इस वक्त हमारा ये टॉपिक नहीं है कि हम ब्लेंड इफ पे क्लास लें। अदरवाइज ब्लेंड इफ के ऊपर 5 घंटे की क्लास ली जा सकती है सिर्फ एक टूल के ऊपर। ये इतना अच्छा और अमेजिंग टूल है। लेकिन इस वक्त क्योंकि हम बैकग्राउंड रिमूवल देख रहे हैं, और किसी भी प्रोडक्ट की बैकग्राउंड रिमूव करना, तो व्हाइट और ब्लैक बैकग्राउंड अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। इसी तरह इसके अंदर 3 और कलर भी हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। अगर आपकी इमेज के अंदर रेड, ग्रीन और ब्लू कलर है जिसे आप रिमूव करना चाहते हैं, तो आप उस कलर को भी रिमूव कर सकते हैं। आप रेड कलर पे रखेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड और ब्लैक। तो अगर आपकी इमेज के अंदर रेड कलर है तो आप इस स्लाइडर को स्लाइड करना स्टार्ट करेंगे, ये रेड कलर को रिमूव कर देगा। इसी तरह से अगर ग्रीन कलर है आपकी इमेज के अंदर और आप ग्रीन को रिमूव करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से स्लाइडर को रिमूव करें, ये रिमूव कर देगा ग्रीन कलर को। और ब्लू के अलावा यानी ग्रे, ग्रे में आप व्हाइट और ब्लैक कलर को रिमूव कर सकते हैं। रेड के अंदर आप रेड और ब्लैक कलर को, ग्रीन के अंदर आप ग्रीन और ब्लैक, ब्लू के अंदर आप ब्लू और ब्लैक कलर को रिमूव कर सकते हैं। तो काम हमेशा करंट लेयर के अंदर करेंगे। तो ये थे हमारे पास बैकग्राउंड रिमूव करने के जितने तरीके फोटोशॉप के अंदर इस वक्त काम कर रहे हैं वो प्रोसीजर। अब इस वक्त फोटोशॉप ने जनरेटिव फिल के अंदर और बहुत से ऐसे टूल्स दे दिए हैं जिनके अंदर आप सिंपल एक क्लिक के ऊपर बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। तो उनमें ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल हमारे पास इस वक्त फास्टेस्ट काम कर रहा है।
मैं आपको एक और इसमें चीज़ दिखा देता हूँ। मैंने आपको कल एक बार बताई थी कि जब भी हम अब फ़ोटोशॉप ने क्या किया है कि यहाँ पे हमारे पास 2023 वेरिएंट के अंदर एक बार आ रही है। तो इस बार के अंदर आपको आसान तरीन तरीका है कि आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास 2 ऑप्शंस आ रहे हैं। इस बार से पहले क्या होता था कि हमारा प्रॉपर्टीज़ का पैनल था। तो प्रॉपर्टीज़ का पैनल यहाँ पे आ रहा है। अगर किसी का यहाँ पे लेयर्स के साथ शो ना हो रहा हो, तो आप लोग विंडोज़ के अंदर जाएँगे, विंडोज़ के अंदर आप लोग यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करेंगे, तो प्रॉपर्टीज का पैनल ओपन हो जाएगा। जैसे ही आपका प्रॉपर्टीज का पैनल ओपन होता है, तो हम यहाँ पे इसे थोड़ा एक्सपेंड कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इमेज ओपन है उसके 2 ऑप्शंस आ रहे हैं, क्विक एक्शंस, एक रिमूव बैकग्राउंड और एक सिलेक्ट सब्जेक्ट। अगर हम सिलेक्ट सब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे हमें कोई एक्टिवेशन नहीं करनी पड़ती, सिंपल ये खुद ही उसे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेगा। अगर हम रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करते, तो ये ऑटोमेटिकली उसकी बैकग्राउंड रिमूव कर देता। तो पहले ये प्रॉपर्टीज के अंदर आ रहा था, लेकिन अभी जो लेटेस्ट अपडेट आई है उसके अंदर इन्होंने एक बार दे दी है हमें, ये जो बार आपको नजर आ रही है, हर इमेज के नीचे ये बार आती है। इसके अंदर सिलेक्ट सब्जेक्ट और रिमूव बैकग्राउंड का ऑप्शन हमारे पास आ रहा होता है। हम जैसे ही रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली इसकी बैकग्राउंड को रिमूव कर देगा, जो इमेज हमारे पास करंटली ओपन होगी या जो लेयर हमारे पास करंटली सिलेक्ट होगी। तो जैसे ही हम रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं इसने बैकग्राउंड रिमूव कर दी। अब यहाँ पे हमारे पास एक मास्किंग आई है। इस मास्किंग के बारे में मैं आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ। ये मास्किंग होती है, फ़ोटोशॉप के अंदर की जाती है। इसके अंदर आप यहाँ पे इमेज देख रहे हैं, लेयर्स पैनल के अंदर मैं बता रहा हूँ। लेयर्स पैनल के अंदर यहाँ पे एक इमेज है और उसके बिल्कुल साथ यहाँ पे व्हाइट कलर की आपकी सिलेक्शन है और ब्लैक कलर में आपकी बैकग्राउंड है। इसका मतलब ये है कि अगर मास्किंग के अंदर आप लोग किसी तरह की कोई रिपेयरिंग करना चाहते हैं, आप यहाँ से पे देख सकते हैं कि हमने जो प्रोडक्ट था, इस प्रोडक्ट की थोड़ी-सी जगह है जो हमारी सिलेक्ट नहीं हो सकी। तो हम इसे मैनुअली सिलेक्ट करते हैं और इसे ऐड और रिमूव कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे पेन टूल के साथ। पेन टूल के साथ जैसे ही मैंने इसे सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद ये एरिया है जो हमारा इफेक्टेड है। अब इसकी मैं सिलेक्शन क्रिएट करूंगा। यहाँ से ये ब्लैक और व्हाइट मास्क के ऊपर मेरा क्लिक होगा। अब ये मास्क काम कैसे करता है? अगर आप मास्किंग के दौरान ब्लैक कलर के साथ पेंट करते हैं, तो आपकी जो चीज़ सिलेक्टेड है या जो भी चीज़ इस वक्त है वो रिमूव हो जाएगी, सॉरी वो वापस आ जाएगी, यानी रिपेयर हो जाएगी। और अगर आप इसे रिमूव करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे ब्लैक कलर के साथ पेंट करेंगे, तो ब्लैक कलर के साथ ये रिमूव हो जाएगी। व्हाइट कलर के साथ आपकी कोई भी चीज़ वापस आ सकती है। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास यहाँ पे कोई सिलेक्शन यानी एक एरिया होता, अ, जैसे ये वाला एरिया है, तो मिसाल के तौर पे ये सिलेक्ट ना हुआ होता। तो अगर इसे हम वापस लाना चाहते हैं, तो मास्किंग के अंदर हम हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि आपको अनडू का ऑप्शन दिया जाता है। अगर आप ब्लैक कलर से पेंट करेंगे, तो हमारा जो ये एरिया है ये रिमूव हो जाएगा। जबकि व्हाइट कलर के साथ, अब ये ब्लैक और व्हाइट को ऊपर नीचे कैसे किया जाता है कलर्स को, आप यहाँ पे इसके ऊपर बिल्कुल टॉप पे राइट टॉप पे एक एरो बना हुआ देख रहे हैं, जिसको बोला जाता है स्विच फॉरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर। इस पे क्लिक करें और ये स्विच करता है, ब्लैक को ऊपर या नीचे कर रहा है, इसी तरह व्हाइट को ऊपर या नीचे कर रहा है। तो व्हाइट कलर के साथ जब मैं पेंट करूंगा, तो मेरी डिटेल वापस आ जाएगी। जबकि ब्लैक कलर के साथ अगर मैं यहाँ पे पेंट करता हूँ, इसको मैं स्विच करता हूँ ब्लैक कलर, तो ब्लैक कलर मेरी जो डिटेल है उसे रिमूव कर देगा। तो ये मास्किंग होती है। मास्किंग जब भी आप फोटोशॉप के अंदर प्रॉपर्टीज पैनल को यूज करके बैकग्राउंड रिमूव करेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली मास्क क्रिएट करता है। मास्क के अंदर आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप लोग किसी भी चीज को रिमूव कर सकते हैं और उसे वापस ला सकते हैं, यानी ये एडिटेबल देता है आपको बैकग्राउंड। तो इसी तरह हम अपने प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। एक बॉक्स लेते हैं सिंपल, हम एक बॉक्स को बॉक्स हाँ, विद लोगो ही ले लेते हैं हम। तो ये हमारे पास एक बॉक्स आ गया। इस बॉक्स को हम यहाँ से ले लेते हैं। इसकी ऑलरेडी बैकग्राउंड रिमूव हुई हुई है। हम कोई ऐसा बॉक्स लेंगे जिसकी बैकग्राउंड रिमूव ना हुई हो। इस बॉक्स को लेते हैं। अभी के लिए मैं आपको कंटेंट अवेयर और रिमूव टूल बताने जा रहा हूँ कि रिमूव टूल और कंटेंट अवेयर कैसे काम करते हैं। आज से पहले हमारे पास कंटेंट अवेयर टूल था, उसके बाद रिमूव टूल लॉन्च हुआ, तो रिमूव टूल भी अच्छा था। अब मिसाल के तौर पे हम किसी चीज़ से कोई चीज़ रिमूव करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे लोगो है, तो आप लोगों के फर्स्ट जो आपके जहन में आएगा, आपके जहन में ये आएगा कि हम ब्रश को लेंगे, ब्रश को लेके यहाँ से आई ड्रॉपर टूल के साथ इसका कलर लेते हैं और इसको रिमूव कर देते हैं।
लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे पास प्रॉपरली वो शेड नहीं आता। आप देख सकते हैं कि हमें पता चल रहा है कि इस पे ब्रश को इरेज़ किया गया है किसी चीज़ को। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बॉक्स का टेक्सचर है, ये टेक्सचर भी हमें चाहिए। तो इसका तरीकाकार क्या होता है? इसका एक तरीकाकार तो ये होता है कि आप क्लोन टूल लें। क्लोन टूल कैसे काम करता है? आप ऑल्ट प्रेस करके किसी भी जगह की डिटेल लेते हैं और उस डिटेल को दूसरी जगह पे पेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन कई दफ़ा ऐसे होता है कि क्लोन टूल भी हमारा यानी क्लोन टूल भी बड़ा अच्छा काम नहीं करता। जैसे अभी आप लोगों के सामने ये स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कि क्लोन टूल ने क्या किया है कि क्लोन टूल ने बैकग्राउंड तो यहाँ पे प्लेस की है, लेकिन उसमें भी हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे शायद कोई चीज़ थी, यहाँ पे ये या इसे एडिट किया गया है। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि रीटचिंग के अंदर जब हम किसी भी चीज़ की इमेज एडिटिंग करते हैं, तो इमेज एडिटिंग करते हुए आप लोगों ने एक चीज़ का ख़्याल रखना होता है कि अगर आपके जिस सब्जेक्ट की आप एडिटिंग कर रहे हैं कैमरा रॉ फिल्टर के अंदर, अगर उसका फेस इफेक्ट हो रहा है या उसकी स्किन बहुत ज्यादा येलोइश हो रही है या रेडिश हो रही है, तो इसका मतलब है कि ये इमेज खराब हो रही है। तो आप लोगों ने उसमें उसके फेस को इफेक्ट नहीं होने देना। यानी फेस को इफेक्ट कैसे नहीं होने देना कि बहुत ज्यादा येलोइश या बहुत ज्यादा रेडिश आपने चीज नहीं करनी। तो इसमें हम क्या करते थे इसको रिमूव करने के लिए? आज से पहले हम लासो टूल को लेते थे, एक सिलेक्शन क्रिएट करते थे नॉर्मल रैंडम सी इसके बिल्कुल पास से, और इसके बाद शिफ्ट बैकस्पेस प्रेस करते थे। अब जैसे ही हम शिफ्ट बैकस्पेस प्रेस करते थे, एक पॉप आउट बॉक्स आता था जिसके अंदर लिखा हुआ है कि कंटेंट अवेयर लगाना चाहते हैं। हम कहते हैं जी बिल्कुल कंटेंट अवेयर लगाना चाहते हैं। यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी को चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे हम करते हैं कंटेंट अवेयर लगाना चाहते हैं, ओके करेंगे। जैसे ही हम ओके प्रेस करते थे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से रिमूव कर देता था, और आप देख सकते हैं कितना परफेक्टली इसने काम किया है कि इसने उसी टेक्सचर के अंदर रहते हुए इसे रिमूव कर दिया। अब ये काम कैसे करता था कंटेंट अवेयर? ये ऐसे काम करता था कि जो एरिया हम सिलेक्ट करते थे, उस एरिया के इर्द-गिर्द आपकी जितनी बैकग्राउंड थी, उस बैकग्राउंड के पिक्सेल्स को लेकर ये क्या करता था कि आपके एरिया को फिल करता था, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इसे पता होता था कि इसके इर्द-गिर्द या इस सिलेक्टेड एरिया के करीब-तरीन जो पिक्सेल्स हैं, वो किस कलर के अंदर हैं। तो आप क्या करते थे? सिंपल सिलेक्शन करते थे, शिफ्ट बैकस्पेस, कंटेंट अवेयर, ओके। और ये कंटेंट अवेयर में रिमूव कर देता था। एक और एग्जांपल देखते हैं इसी में हम एक पिक्चर लेते हैं, पपी ऑन ग्रॉस, क्योंकि नॉर्मली इस तरह की इमेजेस होती हैं जो बहुत मुश्किल होती हैं फोटोशॉप करना। हम यहाँ पे इस इमेज को ले लेते हैं, साइज हम इसका लार्ज कर लेते हैं यहाँ से। अब हम कोई एक इमेज ले लेते हैं इधर से जो हमें मिलती है मुनासिब सी। तो क्योंकि जो प्लेन कलर या सॉलिड कलर्स होते हैं उनकी बैकग्राउंड रिमूव करना तो इजी होता है, लेकिन इसके अलावा जो ऐसी बैकग्राउंड्स होती हैं या ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ से कोई रिमूव करनी पड़े हमें चीज़, जहाँ पे आपके पास टेक्सचर हो, उससे थोड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ पे मैंने इसे पेस्ट किया। आप देख सकते हैं यहाँ पे इर्द-गिर्द इसके पास ग्रास है। तो अगर हम इस पपी को रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम सिंपल इसकी सिलेक्शन करेंगे। अच्छा, सिलेक्शन बिल्कुल टाइट सिलेक्शन नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत पिक्सेल्स हम छोड़ेंगे। हमने ये सिलेक्शन की, शिफ्ट बैकस्पेस प्रेस किया, कंटेंट अवेयर आया, कंटेंट अवेयर को प्रेस करेंगे, ओके। जैसे ही हम ओके पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली देखेगा और इसे रिमूव कर देगा। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होती थी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लर सा आ गया है। तो यहाँ पे फिर हम क्लोन टूल के साथ इसकी एडजस्टमेंट करते थे। इससे पहले हम यहाँ से पिक्सेल्स लेते थे और इनको यहाँ पे एडजस्ट कर लेते थे, और ये इमेज हमारी इस तरह से कंप्लीट हो जाती थी। लेकिन ये तब तक था जब हमारे पास रिमूव टूल नहीं आया था। अब हमारे पास रिमूव टूल आ चुका है। रिमूव टूल को कैसे यूज़ करते हैं? कंटेंट अवेयर की भी अब हमें ज़रूरत नहीं रही इसमें। तो हमें किसी तरह की कोई सिलेक्शन क्रिएट नहीं करनी पड़ती। आपके पास रिमूव टूल है, रिमूव टूल का शॉर्टकट है हमारे पास। शिफ्ट प्रेस करके आप लोग बड़ी ब्रैकेट प्रेस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे सॉरी, शिफ्ट प्रेस करके आप लोग जे प्रेस करेंगे तो हीलिंग ब्रश टूल के बिल्कुल नीचे रिमूव टूल आ रहा है। हीलिंग ब्रश टूल कहाँ पे होता है? आई ड्रॉपर टूल के बिल्कुल साथ आपका हीलिंग टूल होता है। राइट क्लिक करें, इसके अंदर रिमूव टूल है। रिमूव टूल पे क्लिक करेंगे, ये ब्रश होता है बेसिकली एक। आप इससे क्या करते हैं कि आपने जो एरिया रिमूव करना है उसको सिंपल पेंट करना स्टार्ट कर देते हैं, और उस एरिया को पेंट कर देंगे। अब ये खुद ही प्रोसेसिंग करेगा, और प्रोसेसिंग के बाद ये इसे रिमूव कर देगा हमारे टूल को। तो यहाँ पे मैं आपको प्रोग्रेसिंग बार दिखा देता हूँ इसकी। ये बार है जो इसको रिमूव कर रही थी। तो आपने देखा कि हमारा ये टूल रिमूव हो चुका है। किसी तरह की कोई सिलेक्शन हमें नहीं करनी पड़ी, किसी तरह की कोई इसमें हमें कंटेंट अवेयर नहीं लगाना पड़ा। इसी तरह से मिसाल के तौर पे आपके पास कोई शर्ट आती है, क्योंकि नॉर्मली जो हमारे पास प्रोडक्ट्स आते हैं उनमें क्या होता है, शर्ट विद लोगो।
आपके पास कोई किसी किस्म की शर्ट आती है, आपका क्लाइंट कहता है कि इससे मेरा लोगो रिमूव कर दो, या आपके पास कोई प्रोडक्ट आ सकता है जहाँ से वो कहता है कि मेरा लोगो रिमूव कर दो या इसके ऊपर मुझे लोगो नहीं चाहिए। तो आप लोग सिंपली उस इमेज को, हम कोई ऐसी इमेज ओपन कर लेते हैं जहाँ पे टेक्सचर हो, क्योंकि टेक्सचर वाली चीज़ों को रिमूव करना थोड़ा मुश्किल होता है। हम इस इमेज को देख लेते हैं, या इसके अलावा ये इमेज भी शायद काम करे। कॉपी इमेज, इसको मैं फोटोशॉप के अंदर ले जाता हूँ, कंट्रोल एन प्रेस करूंगा, ये इमेज ओपन हो जाएगी, कंट्रोल वी। अब आप लोग देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं ब्रश के साथ, अपना कलर लेते हैं, तो जैसे ही हम कलर लेंगे तो ये साफ पता लग रहा है कि हम इसे रिमूव कर रहे हैं। तो इस तरह से हम प्लेन कलर के साथ, सॉलिड कलर के साथ इसे रिमूव नहीं कर सकते। अब यहाँ पे हम सिलेक्शन भी कर सकते हैं, यानी इसे रिमूव भी कर सकते हैं अपने मार्की टूल, रेक्टेंगल मार्की टूल, क्योंकि ये रेक्टेंगल के अंदर सिलेक्शन होगी तो हम इसकी सिलेक्शन करेंगे। टाइट सिलेक्शन यानी एग्जैक्टली बॉर्डर्स के करीब नहीं रखेंगे, थोड़ा सा बाहर रखेंगे। हम इस पे कंटेंट अवेयर लगाते हैं पहले, कि कंटेंट अवेयर हमें क्या देता है। आपके सामने है कंटेंट अवेयर ने हमें जो रिजल्ट दिया, बड़ा अच्छा रिजल्ट दिया और परफेक्ट रिजल्ट दिया। शिफ्ट बैक स्पेस प्रेस किया, कंटेंट अवेयर लगाया, हमारा लोगो रिमूव हो चुका है और उसके नीचे बिल्कुल उसी तरह की बैकग्राउंड भी इसने प्लेस कर दी है। इसी तरह से हम अब यहाँ पे अगर रिमूव टूल को यूज करते हैं, हीलिंग के साथ ही रिमूव टूल है, रिमूव टूल का ब्रश हम छोटा बड़ा कर सकते हैं ब्रैकेट के साथ, आप लोगों को मैंने बताया हुआ है। यहाँ आप राइट क्लिक करें तो जैसे ही सॉरी आप ये साइज यहाँ पे ऊपर प्रॉपर्टीज के अंदर दिया गया है, आप इसका साइज छोटा बड़ा यहाँ से कर सकते हैं। हम इसको सिंपल पेंट कर देंगे जिस एरिया को हम रिमूव करना चाहते हैं। आपके सामने रिजल्ट है, यहाँ पे भी इसने प्रॉपर अच्छा रिजल्ट देते हुए उसकी बैकग्राउंड को रिमूव कर दिया है। और नेक्स्ट लोगो अगर आप किसी तरह का यहाँ पे लगाना चाहते हैं तो आप सिंपली कोई भी लोगो ला के यहाँ पे लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे एक क्विकली एक लोगो जनरेट कर लेता हूँ। मैं अपनी लेयर पैनल के अंदर आता हूँ, यहाँ से मैं एक न्यू लेयर लेता हूँ और ये जो सिलेक्शन मैंने ऑलरेडी की हुई है इसी के अंदर, ये आप समझ सकते हैं कि मैंने एक लोगो क्रिएट कर लिया है। कंट्रोल शिफ्ट सी कॉपी करूंगा, इसको यहाँ पे लाऊंगा, कंट्रोल वी प्रेस करता हूँ, कंट्रोल वी, ये मेरा लोगो यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। कंट्रोल टी के साथ मैं इसकी प्रॉपर्टीज को यानी स्केलिंग कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे इसको एज ए लोगो लगा देता हूँ इसकी शर्ट के ऊपर। तो यहाँ पे इसकी ओपेसिटी वगैरह आप लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं 65 इसकी ओपेसिटी रख देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा रियलिस्टिक लगे। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने इसकी ओपेसिटी कम की, ओपेसिटी आप लोग यहाँ से कम कर सकते हैं अपने लेयर पैनल के अंदर से, जिस सिलेक्टेड लेयर आपकी जो सिलेक्ट होगी उसकी ओपेसिटी कम होगी। तो यहाँ पे मैंने इसकी ओपेसिटी कम की और यहाँ पे मेरे पास ये नया लोगो यहाँ पे इसकी शर्ट पे लग गया। अब नेक्स्ट चलते हैं कि मिसाल के तौर पे हमारे पास एक बॉक्स है और उस बॉक्स की बैकग्राउंड रिमूव करनी है, उसका लोगो रिमूव करना है और उसके बाद हम वहाँ पे न्यू लोगो लगाना चाहते हैं अपना कोई भी, तो वो कैसे लगाएंगे। इसके अलावा अगर हम किसी बॉक्स की शेडो क्रिएट करना चाहते हैं तो वो शेडो कैसे क्रिएट करेंगे। मैं इसको कॉपी इमेज करता हूँ और फोटोशॉप के अंदर ले जाते हैं, कंट्रोल एन, कंट्रोल वी। तो इसकी ब्लैक बैकग्राउंड है। आसान तरीन तरीका मैंने आपको बताया। आप सिंपल प्रॉपर्टीज के अंदर जाएं, आपका यहाँ पे रिमूव बैकग्राउंड सिलेक्ट सब्जेक्ट आ रहा होगा, तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं। इसके अलावा फोटोशॉप ने जो ये बार हमें दी है, इस बार को भी यूज कर सकते हैं। मैं इसी बार को यूज करूंगा, सिलेक्ट सब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये क्या करेगा, मेरे सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर देगा। अच्छा, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तौर पे ये काम करता है और नॉर्मली इसे आइडिया होता है कि कहाँ पे किस तरह से सिलेक्शंस करनी है। मैं इस पे यहाँ पे कंट्रोल सी प्रेस करता हूँ, कॉपी करूंगा, कंट्रोल एन प्रेस करता हूँ, एक न्यू विंडो क्रिएट करूंगा। यहाँ पे मैं साइज रखता हूँ 1000 बाय 1000, मैंने यहाँ पे इसे पेस्ट कर दिया। कंट्रोल टी प्रेस करूंगा, जो सिलेक्शन मेरी रह चुकी है, जैसे मिसाल के तौर पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ब्लैक कलर रह गया है, तो मैं इसको मैजिक इरेजर टूल के साथ एक क्लिक के साथ रिमूव कर दूंगा। अभी इस वक्त मेरे पास ये ट्रांसपेरेंट बॉक्स है। अब यहाँ पे मैं अपने बॉक्स के अंदर इसका ये जो टेक्स्ट है, लोगो लगा हुआ है, इसे रिमूव करना चाहता हूँ और यहाँ पे अपना लोगो लगाना चाहता हूँ या अपना टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ। तो उसका प्रोसीजर क्या होगा, मैं लासो टूल के साथ क्विकली इसकी सिलेक्शन करूंगा। देखते हैं कि ये काम करता है। शिफ्ट बैक स्पेस, जैसे ही मैंने शिफ्ट बैक स्पेस प्रेस किया, कंटेंट अवेयर लगा और कंटेंट अवेयर ने इसे रिमूव कर दिया। इसके अलावा हम यहाँ पे दूसरा एक और तरीका भी यूज कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया, रिमूव टूल, स्पॉट हीलिंग के अंदर रिमूव टूल है। हम सिंपल क्लिक करेंगे
पेंट करेंगे और उसके बाद ये इसे रिमूव कर देगा। अगर ये प्रॉपर रिजल्ट ना दे तो हम कंटेंट अवेयर तो यूज कर सकते हैं। ब्रश का साइज आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ब्रश का साइज बहुत बड़ा है तो आप इसे छोटा कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम है, जैसे आप लोगों ने चेक किया, काम इसने भी परफेक्ट किया और कंटेंट अवेयर ने भी परफेक्ट किया। कंटेंट अवेयर क्विकली काम करता है, रिमूव टूल उसकी निस्बत थोड़ा सा स्लो है। तो इसी तरह से मैं ब्रश का साइज थोड़ा सा छोटा करता हूँ और यहाँ पे पेंट करना स्टार्ट कर देता हूँ। तो यहाँ से भी मेरा लोगो रिमूव हो चुका है। अब मैं नेक्स्ट आप लोग जो चीज़ सीखेंगे इसमें वो ये है कि इसी पर्सपेक्टिव के साथ आप लोग किसी चीज़ को पेस्ट कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एक साइड पोज है टेक्स्ट का, जिसमें साइड पे लिखा हुआ नजर आ रहा है, यानी फ्रंट नहीं है टेक्स्ट। तो ये साइड पे कैसे लिखा जाता है मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ। यहाँ पे क्योंकि मुझसे ब्रश यहाँ पे क्लिक हो गया था तो यहाँ पे इसने क्या किया है कि इसने मेरी सिलेक्शन को थोड़ा सा ख़राब किया है। तो हम यहाँ पे कंटेंट अवेयर ही लगाते हैं क्योंकि वो क्विकली काम करता है, हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। हम एक सिलेक्शन क्रिएट करते हैं लासो टूल के साथ, शिफ्ट बैक स्पेस, और यहाँ पे हमारे पास ये रिमूव हो चुका है। अब यहाँ पे आप लोग मिसाल के तौर पे आपका क्लाइंट कहता है कि मुझे ये बॉक्स रेड कलर के अंदर चाहिए या ब्लू कलर के अंदर चाहिए, तो वो कैसे क्रिएट करेंगे? या मिसाल के तौर पे आपका क्लाइंट ये कह सकता है कि जैसे हमने एक अभी सिलेक्शन देखी थी, शायद मैंने बंद कर दी है वो, जिसके अंदर हमने एक शर्ट को एडिट किया। चलें उसे बाद में देखते हैं। बहरहाल अभी के लिए आपके पास ये टेक्स्ट है, यानी एक बॉक्स है, इसका हम कलर चेंज करना चाहते हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ जो फर्स्ट रूल होता है किसी भी चीज़ का कलर चेंज करने का, वो ये होता है कि कंट्रोल जे प्रेस करके उसी की सेम कॉपी आप लोग एक क्रिएट कर लें। तो यहाँ पे लेयर 1 और लेयर 1 की कॉपी मैंने यहाँ पे एक निकाल ली, कंट्रोल जे प्रेस करके। इसके बाद अगर आप इसकी सिलेक्शन को एक्टिव करना चाहते हैं तो उसका तरीकाकार क्या होता है, ये इसका थंबनेल है। इस थंबनेल पे कंट्रोल प्रेस करके जैसे ही मैं क्लिक करूंगा इसकी सिलेक्शन एक्टिव हो चुकी है। तो अगर किसी भी चीज की सिलेक्शन आप एक्टिव करना चाहते हैं तो वहां पे क्या तरीकाकार होगा कि कंट्रोल प्रेस करेंगे और उस चीज पे क्लिक करेंगे और उसकी सिलेक्शन एक्टिव हो जाएगी। अब अगर मिसाल के तौर पे आपके पास कोई प्रोडक्ट ऐसा है कि जिसकी बैकग्राउंड रिमूव नहीं हुई, तो इसका मतलब कि उसकी सिलेक्शन जब एक्टिव होगी तो वो प्रॉपर एजिस से होगी। अगर मैं यहाँ पे सिलेक्शन एक्टिव करता हूँ तो ये सिलेक्शन कैसे एक्टिव होगी कि कंट्रोल के साथ मैं प्रेस करूंगा, ये एजिस के ऊपर, यानी जो प्रॉपर एक कंट्रोल ए के साथ सिलेक्शन होती है वैसी सिलेक्शन होगी। तो यहाँ पे ये मेरा प्रोडक्ट है, जो ये क्यों सिलेक्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये ट्रांसपेरेंट है, ऑलरेडी ये ट्रांसपेरेंट है। यहाँ पे कंट्रोल के साथ जब मैं क्लिक करता हूँ तो इसकी सिलेक्शन एक्टिव हो जाती है। तो फर्स्ट थिंग जो हम यहाँ पे करते हैं, आपने अपनी सेलेक्ट करना है उस लेयर को जहाँ पे कलर चेंज करना चाह रहे हैं, कंट्रोल शिफ्ट आल्ट बैक स्पेस। मैंने आपको कल बताया था कंट्रोल शिफ्ट आल्ट बैक स्पेस किस चीज़ का ऑप्शन है, अगर आप किसी चीज़ को ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप लोग मैनुअली इसको चेक कर सकते हैं। अगर आप की इमेज के अंदर रेड कलर है और उसे आप थोड़ा व्हाइट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से रेड कलर को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। अगर आपकी इमेज के अंदर येलो कलर था, उसे इंक्रीज और डिक्रीज करना चाहते हैं ब्लैक एंड व्हाइट में, तो आप यहाँ से उसकी ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि हम इसका कलर चेंज करेंगे तो हम जितना इसे व्हाइट कर सकते हैं उतना व्हाइट कर लेंगे। ओके, अब ये हमारे पास जो हमारा प्रोडक्ट था उसका ब्लैक एंड व्हाइट वेरिएंट आ चुका है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कलर चेंज करेंगे। कलर चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, आपके पास एक लेयर ये होनी चाहिए, इसका आपके पास क्लिपिंग मास्क होना चाहिए। क्लिपिंग मास्क क्या होता है, हम एक लेयर क्रिएट करेंगे, न्यू लेयर, एक लेयर क्रिएट की। अब ये लेयर बिल्कुल इसी लेयर के ऊपर है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, आल्ट प्रेस करेंगे। जैसे ही आप आल्ट प्रेस करके लेवल 1 यानी लेयर 1 और लेयर 2 के दरमियान में आते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरा आइकॉन चेंज हो रहा है। तो आल्ट प्रेस किया हुआ है मैंने, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये इसका क्लिपिंग मास्क क्रिएट कर देगा। क्लिपिंग मास्क में बेसिकली क्या होता है, अब मिसाल के तौर पे मैं इसके अंदर रेड कलर करता हूँ। रेड कलर करने के लिए मैं सिंपल आल्ट बैक स्पेस प्रेस करता हूँ, तो ये क्या हुआ कि ये मेरी पूरी लेयर के अंदर ये रेड कलर हो चुका है। अब इसको मैं चाहता हूँ कि ये सिर्फ उस बॉक्स के अंदर हो, तो उसके लिए हम क्लिपिंग मास्क करते हैं। क्लिपिंग मास्क कैसे किया जाता है, आल्ट प्रेस करेंगे, इसका क्लिपिंग मास्क क्रिएट करेंगे और ये हमारा सिर्फ इस बॉक्स के अंदर हमारा कलर आ चुका है। अब ये कलर आप देख सकते हैं कि सॉलिड कलर है, जो एग्जैक्टली
जो हमारे उसमें टेक्सचर था, हमारा बॉक्स बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो इस बॉक्स को वापस कैसे लाते हैं? इसके 2 तरीके हैं। फर्स्ट तरीका ये है, ये थोड़ा-सा मुश्किल लगेगा आपको शायद, लेकिन जब आप वीडियो देखेंगे या इसके बारे में आप मज़ीद यूट्यूब पे एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो ये ईज़ी लगेगा। यहाँ पे आपके पास कुछ ब्लेंडिंग मोड्स आ रहे हैं। इन ब्लेंडिंग मोड्स पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे जैसे ही मैं मल्टीप्लाई पे आता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरा बॉक्स प्रॉपर रेड कलर के अंदर तमाम शेड्स के साथ वापस आ चुका है। तो यहाँ पे अब अगर मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे ब्लू कलर करता हूँ इस लेयर के अंदर, यहाँ पे मैं ब्लू कलर सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं आल्ट बैकस्पेस ब्लू कलर करता हूँ, तो मेरा बॉक्स ब्लू हो चुका है। इसकी ओपेसिटी थोड़ी बहुत हम कम कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 80 कर देता हूँ इसकी ओपेसिटी, तो यहाँ पे मेरा बॉक्स ब्लू हो चुका है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे येलो कलर करता हूँ, तो आर्ट बैक स्पेस के साथ जो जो कलर मैं यहाँ पे चेंज करता जाऊंगा, वो ऑटोमेटिकली मेरे बॉक्स के अंदर चेंजिंग्स आती जाएंगी और आप लोग इसे कंट्रोल शिफ्ट आर्ट बैक स्पेस यानी कंट्रोल शिफ्ट और आर्ट एस के साथ इसकी जेपीजी या पीएनजी फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं। एक तरीकाकार ये था। एक दूसरा तरीकाकार ये होता है कि आप लोग सिंपल ब्रश टूल लें। ब्रश टूल क्या करता है? सिंपल आप पेंट करने के लिए यूज करते हैं। आप लोग इसकी सिलेक्शन को एक्टिव करें। ये सिलेक्शन एक्टिव हो चुकी है, यानी अब जब मैं ब्रश टूल को यूज करूंगा तो ये सिर्फ इस एरिया के अंदर काम करेगा। लेकिन ब्रश टूल को यूज करने से पहले आप लोग देख सकते हैं कि ब्रश की जो ऊपर प्रॉपर्टीज आ रही हैं, उनमें एक ऑप्शन है मोड। अब मोड के अंदर यहाँ पे भी वही मल्टीप्लाई का ऑप्शन आएगा। मल्टीप्लाई यूज कर सकते हैं आप। इन तमाम को मजीद एक्सप्लोर कर सकते हैं। सॉफ्ट लाइट बड़ा अच्छा काम करता है कलर चेंज के लिए, हार्ड लाइट भी अच्छा काम करता है, लेकिन नॉर्मली मल्टीप्लाई भी अच्छा काम करता है। मल्टीप्लाई सेलेक्ट किया, यहाँ पे मैं जैसे ही कलर करूंगा, तो यहाँ पे इसने मेरा बॉक्स येलो कर दिया। तो ये तरीकाकार भी आप यूज कर सकते हैं। जो फर्स्ट मैंने आपको बताया क्लिपिंग मास्क वाला, वो भी आप लोग यूज कर सकते हैं। मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर दूंगा क्लासेस, आप इसे मजीद देख सकते हैं रिकॉर्डिंग्स को कि मैंने इसमें क्या किया है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे रेड कलर करना चाहता हूँ, तो मैं इसको अनडू करूंगा, रेड कलर करूंगा। अगर आपके पास नीचे वाली बैकग्राउंड व्हाइट होगी, तो ये अच्छा काम करेगा। मिसाल के तौर पे अभी मैं रेड कलर कर रहा हूँ और इसी रेड के ऊपर अगर मैं येलो कलर कर देता हूँ, तो ये प्रॉपरली अच्छा काम नहीं करेगा। आप देख सकते हैं ये येलो कलर पेंट नहीं कर रहा। तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे? कोशिश करें कि इसकी लेयर्स क्रिएट कर लें। मिसाल के तौर पे कंट्रोल जे प्रेस करें, इसकी एक लेयर आ गई। नीचे वाली लेयर को आप जो कलर रखना चाहते हैं, येलो, इसका आप येलो रख लें, रेड। इसी तरह से कंट्रोल जे प्रेस करें, मजीद लेयर्स आप वाइट की बना लें, ब्लू। तो जो जो लेयर होगी उस लेयर के ऊपर क्लिक करें, आल्ट कंट्रोल प्रेस करें, इसकी सिलेक्शन को एक्टिव करें, ब्रश टूल को यूज करें, मोड के अंदर से मल्टीप्लाई रखें और आप कलर कर सकते हैं जो भी कलर यहाँ पे करना चाहते हैं। मैंने यहाँ पे येलो कलर किया। इसके ऊपर वाली लेयर इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। सेकंड लेयर रेड कलर है, रेड कलर यहाँ से सिलेक्ट करूंगा, इसके अंदर मैं रेड कलर कर देता हूँ। अच्छा, ये वाला प्रोसीजर सिर्फ बॉक्सेस पे काम नहीं करता। आप लोग इस प्रोसीजर को यूज करके किसी भी कपड़े यानी किसी के क्लोथ्स चेंज कर सकते हैं, उनका कलर चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम एक शर्ट ले लेते हैं। हमने एक शर्ट ली, हम यहाँ से कोई एक शर्ट ले लेते हैं। मैं कोशिश करूंगा हम ये वाली ग्रीन शर्ट ले लेते हैं। मैं इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी के बाद यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल वी प्रेस करता हूँ। मैं इसकी एक क्विक सिलेक्शन क्रिएट कर लूंगा क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। ये मैंने एक क्विक सिलेक्शन यहाँ पे ले ली। कंट्रोल जे प्रेस करेंगे, हमारे पास ये शर्ट की एक सिलेक्शन आ चुकी है क्विक। ये मैंने प्रॉपर नहीं सिलेक्ट की क्योंकि हमारे पास टाइम कम है ज़रा। आप लोगों को समझाना मकसद है, तो इससे आई होप कि आप लोगों को इसका आइडिया हो जाएगा। ये बैकग्राउंड मैंने रिमूव की। बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद मैंने आपको नेक्स्ट प्रोसीजर बताया कि अच्छा, इसकी मैंने सिर्फ शर्ट की एक जो है ना वो लेयर क्रिएट की है। प्रॉपर जो हमारे पास वो है पर्सन की पिक्चर, वो नीचे है। तो ये शर्ट की सिर्फ सिलेक्शन कंट्रोल जे के साथ सिलेक्ट करने के बाद मैंने अलहदा से एक लेयर क्रिएट कर ली। कंट्रोल शिफ्ट आर्ट बी, जैसे ही मैंने कंट्रोल शिफ्ट आर्ट बी प्रेस किया, ये ब्लैक एंड व्हाइट हो चुकी है। अब इसमें ग्रीन कलर है, तो ग्रीन को हम व्हाइट करेंगे, यानी जितना व्हाइट ये हो सकता है हम इसे उतना व्हाइट करेंगे। तो क्योंकि ये डार्क कलर में है, तो जितने भी कलर हम यहाँ पे फिल करेंगे वो तमाम कलर्स डार्क ही होंगे। तो एक प्रोसीजर मैंने आपको क्लिपिंग मास्क वाला बताया, लेकिन ब्रश वाला प्रोसीजर आपको ज़्यादा इजी लगेगा अभी के लिए। तो आप क्या करेंगे? कंट्रोल यहाँ पे, क्योंकि हमने ये लेयर क्रिएट कर ली, इस लेयर पे काम नहीं करेंगे, इसकी एक और लेयर ले लेंगे ताकि ये लेयर हमारे पास रिजर्व रहे दोबारा यूज़ करने के लिए। तो यहाँ पे हम कंट्रोल प्रेस करेंगे, इसकी सिलेक्शन को ऑन करेंगे। सिलेक्शन ऑन करने के बाद ब्रश लेंगे, ब्रश से हम मल्टीप्लाई
अपना सेलेक्ट करेंगे। रेड कलर करना चाहते हैं तो हम सिंपली यहाँ पे रेड कलर कर देंगे। अब ये हमारी सिलेक्टेड लेयर थी, जैसे ही हम नीचे वाली लेयर को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास इसकी जो शर्ट थी, जो फर्स्ट ग्रीन थी, उसको हमने रेड कलर में चेंज कर दिया है। इसी तरह से आप लोग इसमें कोई भी कलर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे इसके बहुत से तरीके होते हैं। कुछ लोग इसे ह्यू एंड सैचुरेशन के ज़रिए भी करते हैं, कुछ लोग मुख्तलिफ तरीकों के साथ करते हैं। लेकिन मुझे जो अच्छा लगता है या आसान लगता है तरीका, वो यही है मैनुअल तरीका, कि आप लोग सिंपल ब्रश टूल या क्लिपिंग मास्क के साथ इसकी सिलेक्शन को चेंज कर सकते हैं। अब कुछ लोग इसमें ऐसे भी करते हैं, मिसाल के तौर पर मैं आपको वो तरीका भी बता देता हूँ। कंट्रोल जे, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे कंट्रोल जे प्रेस किया, ये हमारे पास ग्रीन की एक लेयर आ चुकी है। तो कुछ लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि वो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, लेयर के नीचे आएंगे, यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ से वो ह्यू एंड सैचुरेशन को ओपन कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे वो इसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं यहाँ से। तो इसके अंदर भी काम आप लोग कर सकते हैं, लेकिन कई दफ़ा ये काम बड़ा अच्छा करता है और कई दफ़ा ये इतना अच्छा काम नहीं करता। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये, सॉरी, तो ये यहाँ से ओपन होगा ह्यू एंड सैचुरेशन। जो सिलेक्टेड एरिया आपने सिलेक्ट किया हुआ है उसी का ह्यू एंड सैचुरेशन ओपन कर लेंगे। कलराइज पे क्लिक करेंगे कि हम इसका कलर करना चाहते हैं, और अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसका कलर हम चेंज कर सकते हैं जिस भी कलर के अंदर आप लोग इसे रखना चाहते हैं। अगर आप यहाँ से सैचुरेशन इसकी कंट्रोल कर सकते हैं, डार्क कलर चाहिए तो थोड़ा सा जिस कलर के अंदर आप इसे कन्वर्ट करेंगे वो कलर हो जाएगा। तो इस मेथड को भी आप लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन वही बात कि इसमें आपको क्लिपिंग मास्क करना पड़ेगा, क्योंकि ये देख सकते हैं कि आपकी पूरी इमेज को इफेक्ट कर रहा है। तो अगर क्लिपिंग मास्क हो तो वो सिर्फ सिलेक्टेड एरिया के ऊपर काम करता है। तो इस तरह से भी आप लोग इसे यूज कर सकते हैं और किसी भी चीज का कलर रिमूव कर सकते हैं। अक्सर औकात ऐसे होता है कि कुछ लोगों के कुछ प्रोडक्ट होते हैं, वो आपके पास आते हैं। ज्यादातर इसमें ऐसे लोग आएंगे जो लोगो रिमूव करवाना चाहते हैं। तो लोगो रिमूव का तरीकाकार क्या था? कंटेंट अवेयर टूल या रिमूव टूल। तो लोग आपके पास आएंगे, वो आपसे कहता है कि मेरे पास 100 प्रोडक्ट्स हैं, मैं उनकी बैकग्राउंड रिमूव करवाना चाहता हूँ, इनका लोगो रिमूव करवाना चाहता हूँ, या इन पे लोगो लगवाना चाहता हूँ। तो लोगो का तरीका आसान है। आप उसके लोगो को ट्रांसपेरेंट करेंगे। नॉर्मली लोग ट्रांसपेरेंट लोगो पहले ही देते हैं। एक ही लोगो होता है, उसी लोगो को सेम तरीकेकार से आप लोग तमाम इमेजेस के ऊपर प्लेस कर सकते हैं, कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हैं। इसी तरह से बॉक्सेस के ऊपर मैंने आपको बताया था कि एक तरीका कि हम पर्सपेक्टिव के साथ, अगर मिसाल के तौर पे हमारे पास येलो बॉक्स है, यहाँ पे अगर मैं एक लोगो लगाना चाहता हूँ, मसलन लोगो है मेरा ब्लैक कलर के अंदर और टेक्स्ट लोगो है, इसका मैं साइज रखता हूँ 50, इस पे मैं लिख देता हूँ AJKITEC। फॉन्ट इसका मैं रख देता हूँ फ्यूचरा। फ्यूचरा के अंदर बोल्ड फॉन्ट में रखता हूँ ताकि ये नजर आए। तो ये मेरा फॉन्ट है। अच्छा, इसको मैं कॉपी करूंगा कंट्रोल A और कंट्रोल शिफ्ट C के साथ। ये मेरा कॉपी हो चुका है। अब इसको मैं यहाँ पे लगाता हूँ, कंट्रोल V प्रेस करूंगा, तो आप लोग देख सकते हैं कि अगर मैं इस वॉल के ऊपर इसे लगाना चाह रहा हूँ तो ये प्रॉपरली नहीं लगेगा, इसका पर्सपेक्टिव और है। तो इसको कैसे लगाया जाता है? हमने कॉपी किया हुआ है अपना लोगो, यहाँ पे एक न्यू लेयर क्रिएट करेंगे। यहाँ से आप न्यू लेयर क्रिएट कर सकते हैं, जो प्लस का निशान बना हुआ है आपके लेयर पैनल के अंदर। एक न्यू लेयर क्रिएट की, फिल्टर के अंदर आएंगे। फिल्टर के अंदर आपके पास यहाँ पे एक वैनिशिंग पॉइंट का फिल्टर है, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने इस पे क्लिक किया, हमारे पास एक नई विंडो ओपन होगी। वो विंडो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये विंडो हमारे पास आ गई। इस विंडो के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि एक ग्रिड है, जो ये फर्स्ट आइकॉन है, क्रिएट प्लेन टूल। इसके साथ हम क्या करते हैं नॉर्मली कि हम अपने सिलेक्टेड एरिया की चारों कॉर्नर्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये हमारे पास सिलेक्ट हो चुका है। यहाँ पे हम कंट्रोल वी प्रेस करेंगे, तो कंट्रोल वी प्रेस करने के बाद यहाँ पे हमारे पास लोगो आ चुका है। कंट्रोल टी, जैसे ही हम कंट्रोल टी प्रेस करेंगे हम इसे मूव कर सकते हैं। और जैसे ये इस ग्रिड के अंदर आएगा तो ये ऑटोमेटिकली उस ग्रिड के हिसाब से, उस वॉल के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये एडजस्ट हो चुका है। अब इस वॉल के ऊपर भी अब हम लगाना चाहते हैं तो हम दोबारा एक न्यू लेयर क्रिएट करेंगे। फिल्टर के अंदर जाएंगे, वैनिशिंग पॉइंट, वैनिशिंग पॉइंट के अंदर हम दोबारा इसी ग्रिड को यूज करेंगे, क्रिएट प्लेन टूल, और अपनी इस वॉल के लिए भी एक पैनल क्रिएट करेंगे और इस तरह से
ये हमारे पास इसकी ग्रिड आ गई। कंट्रोल वी प्रेस करेंगे, कंट्रोल टी, अपने इस लोगो को यहाँ से उठाएंगे और इसका साइज थोड़ा सा हम मजीद छोटा कर लेते हैं। और ये जैसे ही हम इस वॉल पे लेके आए तो ये इस वॉल के हिसाब से एडजस्ट हो चुका है। आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं मजीद। ओके करेंगे और ओके के बाद आपके पास आपका जो ये एक था लोगो, वो उसी पर्सपेक्टिव के साथ आपके सामने पेस्ट हो चुका है। अब क्योंकि ये लेयर्स हमने अलग-अलग क्रिएट की थी, इसका मतलब कि ये बॉक्स से ऊपर पेस्टेड नहीं है। मैंने आपको कल बताया था कि यहाँ पे लेयर्स की ही सारी बात होती है। तो हम अगर इसकी ओपेसिटी को कंट्रोल करना चाहते हैं, हम यहाँ पे 85 रख सकते हैं। अगर इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, कंट्रोल प्रेस करके इसके थंबनेल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसका कलर अगर आप रेड, ग्रीन जो भी रखना चाहते हैं, ब्रश टूल लेंगे और इसके अंदर सिंपली आप लोग कलर कर सकते हैं और वो कलर इसके अंदर पेस्ट हो जाएगा। यहाँ से आपने मोड चेक कर लेना है, आपका मोड नॉर्मल होना चाहिए क्योंकि मल्टीप्लाई हमने रखा था इसलिए ये कलर नहीं था कर रहा। तो ये हमारे पास ब्लू कलर के अंदर आ गया। अगर हम सेकंड लेयर का करना चाहते हैं, कंट्रोल प्रेस करेंगे, इस लेयर पे क्लिक करेंगे जिस लेयर में ये पेस्ट किया गया था, थंबनेल एक्टिव हुआ, यहाँ पे हम कलर ब्लू करना चाह रहे हैं तो ब्लू कर देंगे। तो जो भी कलर आप लोग करना चाहते हैं, आप लोग इसका कलर चेंज कर सकते हैं, इसलिए हमने इसकी न्यू लेयर क्रिएट की थी। अब लास्ट चीज, एक और चीज रह गई है कि हम यहाँ पे अगर मिसाल के तौर पे इस बॉक्स की शेडो क्रिएट करना चाहते हैं, तो शेडो कैसे क्रिएट की जाती है? शेडो के दो तरीकाकार होते हैं। एक मैंने आपको ब्लेंडिंग ऑप्शंस बताए थे जिसके अंदर हमने ब्लेंड इफ को यूज किया था। आप उस लेयर को सिलेक्ट करेंगे जिस लेयर की आप शेडो क्रिएट करना चाहते हैं, राइट क्लिक करेंगे, ब्लेंडिंग ऑप्शंस क्लिक करेंगे, ब्लेंडिंग ऑप्शंस ओपन होंगे। यहाँ पे आपके पास नीचे ड्रॉप शेडो का एक ऑप्शन आ रहा है। हम ड्रॉप शेडो पे क्लिक करेंगे, ये ड्रॉप शेडो सिलेक्ट हुआ, इसकी प्रॉपर्टीज एक्टिव हो चुकी हैं। तो यहाँ पे आप लोग किसी भी चीज का की शेडो क्रिएट कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं इमेज के अंदर ये शेडो कंट्रोल कर रहा है। तो ये नॉर्मली रियलिस्टिक शेडो होती है थोड़ी सी, तो आप लोग इसे शेडो क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन ये शेडो ऐसी होती है कि ये बिल्कुल प्रोडक्ट के साथ ही रहती है। ये यानी उस तरह की शेडो नहीं होती कि जो रियलिस्टिक शेडोज होती हैं। तो रियलिस्टिक शेडो कैसे क्रिएट की जाती है? हम अपने इसी एक तरीकाकार ये था कि ब्लेंडिंग ऑप्शन के अंदर आप ड्रॉप शेडो कर सकते हैं। दूसरा तरीकाकार जो मैनुअल तरीका होता है वो ये होता है, हम इसी लेयर की, येलो वाली लेयर की एक कॉपी क्रिएट करेंगे विदाउट सिलेक्शन, कंट्रोल जे प्रेस करेंगे और एज इट इज इसकी एक कॉपी हमारे पास आ गई है, येलो कॉपी। जो इसके नीचे वाली लेयर है, इस लेयर का हम कलर ब्लैक कर देंगे। इसके कंट्रोल प्रेस करूंगा मैं, इसके थंबनेल पे क्लिक करूंगा, उससे क्या होगा आप लोग लेयर्स में देख सकते हैं। जैसे ही मैंने थंबनेल पे कंट्रोल प्रेस किया, इसकी एक्टिवेट हो गई सिलेक्शन। इसके अंदर मैं ब्लैक कलर फिल कर देता हूँ क्योंकि हम शेडो बनाएंगे, शेडो नॉर्मली ब्लैक कलर के अंदर होती है। तो ये लेयर मैं ऑफ कर देता हूँ अभी के लिए कि हमें पता चले कि नीचे क्या हो रहा है। तो इसको मैंने ब्लैक कर दिया, प्लेन ब्लैक कलर। तो ये हमारे पास एक लेयर ब्लैक और उसी की येलो आपके पास येलो कलर में। अब इसमें हम कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, इसकी सिलेक्शन एक्टिवेट हो चुकी हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करने पे आपके पास एक डिस्टॉर्ट और स्क्यू का एक ऑप्शन आएगा। हम डिस्टॉर्ट पे क्लिक करेंगे और डिस्टॉर्ट पे क्लिक करने के बाद आप लोग अपनी सिलेक्शन को टेढ़ा कर सकते हैं, डिस्टॉर्ट कर सकते हैं और शेडो के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी सिलेक्शन को यहाँ पे रखता हूँ और ये जो एरिया है इसको मैं रिमूव कर दूंगा, सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। डिलीट प्रेस किया और डिलीट हो चुका है। अब आप लोग देख रहे होंगे कि ये बड़ी डार्क सी शेडो है, तो हमें डार्क शेडो नहीं चाहिए। हम इसमें क्या करेंगे, हम यहाँ से ओपेसिटी इसकी 35 रखते हैं और फिल्टर के अंदर आके यहाँ पे ब्लर ऐड कर देते हैं थोड़ा सा। हम गॉसियन ब्लर ऐड करेंगे। ब्लर हम यहाँ पे यूज करते हैं 12 का ब्लर रख देते हैं। जैसे ही हमने 12 का ब्लर रखा, इसकी वाइट बैकग्राउंड ऑन की, तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक शेडो क्रिएट हो चुकी है। अब इस शेडो को और तरह से भी यूज किया जा सकता है। आप लोग सिंपली ब्लैक कलर करेंगे, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, डिस्टॉर्ट करेंगे। डिस्टॉर्ट के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि परफेक्टली शेडो कैसी होगी या कहाँ पे रखी जाए तो शेडो अच्छी आएगी। और इसी तरह से जो चीज़ रिमूव करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट लेसो टूल के साथ कर सकते हैं या किसी भी सिलेक्शन टूल के साथ कर सकते हैं। डिलीट प्रेस करेंगे, वो डिलीट हो जाएगी। इसके अंदर ब्लर ऐड करेंगे, गॉसियन ब्लर, फिल्टर के अंदर जाके 12 का ब्लर यूज़ किया, ये ब्लर हो चुका है। इसको ओपेसिटी को हम 30 कर देते हैं और जैसे ही हम वाइट बैकग्राउंड ऑन करेंगे तो ये हमारे पास इसकी शेडो आ चुकी है। इस तरह से आप लोग किसी भी प्रोडक्ट के अंदर
कलर चेंज कर सकते हैं, उसकी बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, उसका लोगो रिमूव कर सकते हैं। इसी को प्रोडक्ट डिजाइनिंग बोला जाता है या प्रोडक्ट एडिटिंग बोला जाता है। इसके अलावा आप लोग यहाँ पे किसी भी प्रोडक्ट के अंदर अपना लोगो उसके पर्सपेक्टिव के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे इसकी मैं आपको एक छोटी सी और एग्जांपल दे देता हूँ, हमारे पास 4-5 मिनट है। बिल बोर्ड, मैं एक बिल बोर्ड ले लेता हूँ। वैनिशिंग पॉइंट को यूज करके आप लोग अपने डिजाइन इस तरह से बिल बोर्ड्स के ऊपर भी लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने एक बिल बोर्ड लिया, या कुछ ऐसी वॉल्स होती हैं, अगर आपको किसी ने कोई वॉल दे दी है, दीवार है, तो उस दीवार के ऊपर वो दीवार का पर्सपेक्टिव थोड़ा सा इस तरह के वो टेढ़ी पिक्चर है, तो उस पिक्चर को आप ये कर सकते हैं कि उस पिक्चर के अंदर जो भी चीज है उस चीज को ब्लेंड वैनिशिंग पॉइंट के अंदर जाके अपना डिजाइन वहां पे प्लेस कर सकते हैं। मैं इस इमेज को लूंगा, कॉपी इमेज, फोटोशॉप के अंदर आएंगे, कंट्रोल N, और इसके बाद क्रिएट करेंगे। ये हमारे पास बिलबोर्ड आ गया। हम यहाँ पे एक न्यू लेयर क्रिएट करेंगे, अपना डिज़ाइन कॉपी कर लेते हैं जो हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे इसी इमेज को ले लेते हैं। ये वाली इमेज आ गई, कंट्रोल A, कंट्रोल कंट्रोल शिफ्ट सी, हम अपनी उस इमेज के अंदर जाएंगे, वैनिशिंग पॉइंट, फिल्टर, फिल्टर के अंदर वैनिशिंग पॉइंट। वैनिशिंग पॉइंट के अंदर आने के बाद हम जिस एरिया पे अपनी इमेज पेस्ट करना चाहते हैं उसके चारों कॉर्नर्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये सिलेक्ट किया, कंट्रोल V प्रेस किया। जैसे ही हमने कंट्रोल V प्रेस किया, इसको लाके जब हम इसके अंदर रखेंगे तो हमारा डिज़ाइन इसके अंदर उसी पर्सपेक्टिव के अंदर लग चुका है। एंटर किया, तो इस तरह से आप लोग अपना कोई डिज़ाइन किसी वॉल के ऊपर, किसी ये मॉकअप्स जो हमारे क्रिएट किए जाते हैं वो नॉर्मली इसी तरह से क्रिएट किए जाते हैं। तो आप लोग अपने मॉकअप्स क्रिएट कर सकते हैं, अपने डिज़ाइंस कहीं पे प्लेस कर सकते हैं, किसी क्लाइंट के लिए काम करना चाहते हैं पर्सपेक्टिव के हिसाब से, वो भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके लास्ट में हमारे पास एक चीज़ थी कि ई कॉमर्स के अंदर साइज़ क्या रखा जाता है। तो एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, जब भी आपसे कोई क्लाइंट आए वो आपसे कहता है कि मुझे 1:1 के अंदर इमेज चाहिए, तो इसका मतलब 1:1 का हमेशा ये मतलब होगा कि जितनी विड्थ है उतनी ही हाइट होगी। तो जब भी ई कॉमर्स के लिए या किसी भी प्रोडक्ट डिजाइनिंग के लिए आप लोग कोई भी काम करेंगे, तो अगर क्लाइंट आपसे कहता है कि आपने इमेज को रीसाइज करना है, तो इसका मतलब ये है कि आपने उन तमाम इमेजेस को, अगर तो क्लाइंट कहता है कि मुझे ओरिजिनल साइज चाहिए, फिर आप साइज नहीं चेंज करेंगे, जो साइज उसने दिया है उसी साइज के अंदर उसे बैकग्राउंड रिमूव करके, लोगो रिमूव करके, कलर चेंज करके, या जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है, शेडो अगर आप ऐड करना चाहते हैं शेडो ऐड करके उसे दे देंगे। अगर उसने कहा है कि कलर साइज करना है, यानी उसका इमेज का साइज चेंज करना है, तो वहां पे फिर आप लोग क्या करेंगे, 1:1 साइज क्या होता है, क्योंकि नॉर्मली क्लाइंट्स ये कहते हैं कि मुझे 1:1 का साइज चाहिए। तो 1:1 का मतलब ये होता है कि अगर 500 उसकी विड्थ है तो 500 ही उसकी हाइट होगी, अगर 2000 उसकी विड्थ है तो 2000 ही उसकी हाइट होगी। यानी जितनी आपकी विड्थ होगी उतनी ही आपकी हाइट होगी, यानी एक स्क्वायर शेप आप उसे देंगे। तो इंस्टाग्राम की पोस्ट होती है नॉर्मली, वो भी इसी के अंदर की जाती है। जितने हमारे अमेजोन है, शॉपिफाई है, इसके बाद दराज है, या जितने भी हमारे इसके अलावा जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे ई कॉमर्स की जा रही है, तो उन तमाम के ऊपर जो लिस्टिंग की जाती है, उन लिस्टिंग के अंदर जो थंबनेल्स होते हैं, वो तमाम थंबनेल्स 1:1 के अंदर डिजाइन किए जाते हैं। वाइट बैकग्राउंड यूज की जाती है, जो यानी इसके लिए नेसेसरी थिंग्स हैं, उसमें क्या है कि वाइट बैकग्राउंड यूज होगी, 1:1 यानी जितनी विड्थ होगी उतनी ही हाइट यूज होगी इसमें। तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। इसके अलावा मैंने आज आज जो हमने लास्ट अपनी क्लास थी, इसके अंदर आप लोगों ने 12 डेज के अंदर जिन लोगों ने प्रॉपर क्लासेस ली हैं उन्हें पता है, अ, जिसने सीखना चाहा उसने काफ़ी चीज़ें सीखी, जिसने नहीं सीखना चाहा उसने कुछ नहीं सीखा। लेकिन फिर भी इनकी रिकॉर्डिंग्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। आप लोग प्रॉपर इसे देख सकते हैं दोबारा अगर किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आई। इन क्लासेस के अंदर हमने फ्रीलांसिंग के तमाम प्लेटफॉर्म्स को पढ़ा। फ्रीलांसिंग के बाद हम लोगों ने यहाँ पे सीवी और रिज्यूमे के बारे में पढ़ा, पोर्टफोलियो कैसे क्रिएट किया जाता है उसके बारे में पढ़ा, और उसके बाद हमने अडोब फोटोशॉप, अडोब फायरफ्लाई और अडोब एक्सप्रेस के बारे में पढ़ा कि ये क्या टूल्स हैं, कैसे काम किया जाता है। आज जो हमारी क्लास थी, इम्पॉर्टेंट क्लास थी, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग, बड़ी हाई डिमांडिंग स्किल है जो फाइवर पे, अपवर्क पे और तमाम प्लेटफॉर्म्स पे अच्छी सेल हो रही है। आसान काम है। आसान क्यों है? क्योंकि फोटोशॉप आपको ऑलरेडी फीचर दे रहा है कि आप लोग किसी चीज़ की बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं, एक क्लिक के ऊपर बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगी। कलर चेंज करना चाहते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। आप लोगों ने देखा कि कलर कैसे चेंज हुआ। सेकंड, लोगो रिमूव करना चाहते हैं, कंटेंट अवेयर रिमूव टूल को यूज करके किसी भी चीज का लोगो रिमूव कर सकते हैं, किसी भी चीज का कलर चेंज कर सकते हैं। आप लोग शेडोज ऐड कर सकते हैं, शेडोज रिमूव कर सकते हैं, किसी चीज को रिमूव करना चाहते हैं किसी इमेज के अंदर से इजीली रिमूव कर सकते हैं। वैनिशिंग पॉइंट के अंदर आपने देखा कि आप अपने डिजाइन को किसी भी पर्सपेक्टिव के अंदर
ईज़िली किसी भी जगह पे लगा सकते हैं। तो ये था हमारा अडोब फ़ोटोशॉप का सेशन। अडोब फ़ोटोशॉप पे बात की जाए, मेरा सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट है और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी कमांड है अडोब फ़ोटोशॉप के ऊपर। तो अडोब फ़ोटोशॉप के ऊपर अगर 6 महीने की क्लासेस भी रखी जाएँ तो शायद कम हो। ये इतनी वाइड रेंज का सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर तमाम काम हो सकते हैं, बहुत से काम ऐसे हैं, आप लोगों को शायद कुछ लोगों को पहले आइडिया हो कि ये तमाम चीज़ें फ़ोटोशॉप के अंदर की जा सकती हैं, जो हमने कल पढ़ी या आज पढ़ी। और कुछ को बिल्कुल न्यू चीज़ें सीखने को मिली होंगी। तो इसे जितना एक्सप्लोर कर सकते हैं करें। इसके हवाले से एक चैनल है यूट्यूब का, अगर आप फ़ोटोशॉप के हवाले से सीखना चाहते हैं, तो एक तो जीएफएक्स मेंटोर है, उसके ऊपर आपको डाटा मिल सकता है। लेकिन इस वक़्त एक कोर्स चल रहा है, पिक्सिम परफेक्ट एक चैनल है, तो मैं आप लोगों के साथ वो शेयर कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को पता हो। इसके बाद मैं रीटचिंग का रह गया आज का, कि प्रोडक्ट को रीटच कैसे किया जाएगा, वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। PIXIMPERFECT, पिक्सिम परफेक्ट, ये हमारा चैनल है एक यूट्यूब के ऊपर, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप यहाँ से फोटोशॉप के रिलेटेड अगर किसी तरह की कोई चीज़ सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनका एक कोर्स चल रहा है। हम प्लेलिस्ट के अंदर जाएंगे, प्लेलिस्ट के अंदर इन्होंने अभी अपना कोर्स लॉन्च किया है और ये प्रोफेशनल है, अफिलिएटेड है अडोब के साथ, और फोटोशॉप के अंदर काफ़ी कॉन्फ्रेंसेज अटेंड कर चुके हैं। तो इनका आप ये देखें, फोटोशॉप फॉर बिगिनर्स कंप्लीट कोर्स, यहाँ पे इनका कोर्स ऑलरेडी चल रहा है। अगर आप फोटोशॉप के रिलेटेड कुछ भी सीखना चाहते हैं तो यहाँ पे इनकी 8 क्लासेस अपलोड हो चुकी हैं। वीकली एक क्लास इनकी अपलोड होती है, आप लोग यहाँ से सीख सकते हैं फोटोशॉप के रिलेटेड मुख्तलिफ चीज़ें। लास्ट क्लास जो इनकी हुई है 25 मिनट की क्लास है ब्लेंड इफ के ऊपर, रिमूव टूल के ऊपर, सिलेक्शंस के ऊपर, ब्लेंडिंग मोड्स के ऊपर, लेयर मास्क, ओपेसिटी वर्सेस फिल, मास्टर लेयर्स और इसी तरह, और मजीद क्लासेस आ रही हैं। तो आप इस चैनल को देख सकते हैं, पिक्सिम परफेक्ट। इसी तरह से एक और चैनल है फोटोशॉप ट्यूटोरियल चैनल के नाम से, पीटीसी उसे बोला जाता है। ये भी अडोब के साथ अफिलिएटेड चैनल है। यानी काफ़ी कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर चुके हैं ये जाके, तो आप इस चैनल को भी देख सकते हैं। ये भी फ़ोटोशॉप के रिलेटेड चैनल है और बड़ा अच्छा काम इनका भी है। यानी जो भी अगर आपके पास कोई अपडेट आती है तो वो नॉर्मली ये शेयर कर देते हैं। तो इनकी प्लेलिस्ट भी आप देख सकते हैं यहाँ पे जाके, मुख्तलिफ वीडियोस अडोब फ़ोटोशॉप के हवाले से। अच्छा, इसमें एक चीज़ रह चुकी है, वो मैं आपके साथ गाइड अच्छा, इसमें रीसाइजिंग के हवाले से आप लोगों को समझ आ चुका होगा कि अगर आप लोग किसी की प्रोडक्ट रीसाइजिंग करते हैं तो उसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि 1:1 का साइज़ क्रिएट किया जाएगा। कभी भी आप किसी के लिए काम कर रहे हैं तो उसके लिए 1:1 का साइज़ होगा, जो ई कॉमर्स के लिए हमारा यूज़ होता है। किसी भी अमेज़न, शॉपिफ़ाई या किसी भी और प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर, जैसे ईबे है, तो या दराज़ के ऊपर अगर आप किसी के लिए काम कर रहे हैं लोकली या ऑनलाइन, तो अगर वो आपको कहता है कि मेरी इमेजेस को रीसाइज करो, यानी अमेज़न के हिसाब से या ई-कॉमर्स के हिसाब से, तो आप हमेशा साइज़ 1:1 रखेंगे, यानी स्क्वायर फॉर्म में रखेंगे। और कोशिश करें कि साइज़ आपका मिनिमम जो आप रखें वो 2000 बाय 2000 हो। 500 बाय 500 साइज़ रखेंगे तो वो छोटा साइज़ होता है, उससे रेज़ोल्यूशन फट जाती है। तो कोशिश करें कि आप कोई भी चीज़ अगर क्रिएट करने जा रहे हैं फ़ोटोशॉप के अंदर, तो आपने मिनिमम साइज़ 2000 रखना है या 2000 से ऊपर रखना है। 2000 से कम साइज़ आपने किसी चीज़ का नहीं रखना। इसमें एक चीज़ रह चुकी है कि हम अगर किसी प्रोडक्ट को रीटच करना चाहते हैं तो वो रीटच कैसे करेंगे। हमने एक टूथपेस्ट की इमेज यहाँ पे ली थी, हम इसी को रीटच करना चाहते हैं। रीटचिंग के अंदर नॉर्मली क्या होता है कि आप इसकी ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, कलर्स वगैरह को मैच करते हैं या थोड़ा सा पॉप आउट करते हैं। तो प्रोसीजर कल हम देख चुके हैं कैमरा रॉ फिल्टर के अंदर। इसी प्रोडक्ट को हम कंट्रोल शिफ्ट ए प्रेस करेंगे और इसी प्रोडक्ट को हम ओपन कर लेते हैं कैमरा रॉ फिल्टर के अंदर। तो कैमरा रॉ फिल्टर के अंदर जैसे ही मैंने इसे ओपन किया, मेरे पास कैमरा रॉ फिल्टर ओपन हो चुका है। मैं यहाँ पे इसकी ब्राइटनेस बिल्कुल हल्की सी इंक्रीज करूंगा, प्लस 0.15। कंट्रास्ट मैं यहाँ पे 25 कर देता हूँ, -45 इसकी हाईलाइट करूंगा, 25 शेडोज, और वाइट और ब्लैक को मैं ऐसे ही रहने दूंगा क्योंकि ये प्रोडक्ट है। यहाँ पे मुझे क्लैरिटी चाहिए तो यहाँ पे मैं 35 इसकी क्लैरिटी कर देता हूँ। इसी तरह से नीचे सैचुरेशन है, मुझे इसके कलर्स पॉप आउट चाहिए, तो कलर्स को पॉप आउट करने के लिए मैं इसकी सैचुरेशन इंक्रीज करता हूँ 35 तक। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं कि मेरा ये प्रोडक्ट पहले की निस्बत ज़्यादा ब्राइट है। मैं कंट्रोल जी प्रेस करता हूँ, आपको इसके अंदर आइडिया होगा कि क्या चेंजिंग्स हुई हैं। तो कंट्रोल जी
और ये इसके अंदर चेंजिंग्स आ रही हैं। तो इस तरह से आप लोग अपने प्रोडक्ट्स को रीटच कर सकते हैं। रीटचिंग का एक ऐसा फेज होता है, अब इसमें मुझे 1 मिनट लगा है, लेकिन आपके क्लाइंट को नहीं पता कि इसके अंदर 1 मिनट लगेगा। तो आप लोग इसे फ्री में ऑफर कर सकते हैं अपने क्लाइंट को। अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट डिजाइनिंग का क्लाइंट आता है, आप अपनी गिग की थंबनेल के अंदर लिख सकते हैं कि मैं 50 प्रोडक्ट्स डिजाइन करूंगा या 50 प्रोडक्ट्स एडिट करूंगा, लेकिन रीटचिंग में तमाम प्रोडक्ट्स की फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, उसके अंदर मैं क्या करूंगा, आपके प्रोडक्ट की ब्राइटनेस क्लियर करूंगा, क्लैरिटी मजीद लाऊंगा, उसके कलर्स को पॉप आउट करूंगा, उसके हाइलाइट्स शेडोज को एडजस्ट करूंगा, रिपेयर करूंगा। तो ये आप लोग टिप्स समझ लें फाइवर के लिए कि अगर आप लोग कोई ऐसी ऑफर उसके अंदर रख देते हैं अपने थंबनेल के अंदर, तो ये आई कैचिंग होती है और आपकी तरफ क्लाइंट को खींचेगी। और आपका कितना टाइम लगेगा, एक प्रोडक्ट की रीटचिंग के अंदर मुझे 1 मिनट लगा है। तो अगर ये आप किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट भी स्टार्ट में रिव्यूज लेने के लिए कर देते हैं, तो मेरे ख्याल में इसमें नुकसान नहीं होगा, आपको ऑर्डर्स अच्छे मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। स्टार्ट में आपको रिव्यूज की जरूरत होगी, तो आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट डिजाइनिंग की गिग अगर आप लोग क्रिएट करना चाहते हैं, तो इसकी गिग नॉर्मली फोटोशॉप, हम फाइवर के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ fiverr.com। इसकी ग्राफिक एंड डिजाइनिंग के अंदर आप लोग देख सकते हैं इमेज एडिटिंग और बैकग्राउंड रिमूवल, ये दो कैटेगरीज हैं। आप किसी एक कैटेगरी को ओपन करें, इसी के अंदर आप लोग गिग बनाएं। बैकग्राउंड रिमूवल के अंदर आप लोग देख सकते हैं लोगों के थंबनेल्स कैसे हैं। आप लोग इसमें कोशिश करें कि अपनी ऑफर्स रखें। ऑफर्स क्या होंगी, जैसे यहाँ पे इसने रखा हुआ है स्टार्टिंग एट $0.25 के ऊपर, कि ये $0.25 के अंदर एक प्रोडक्ट डिजाइन करके दे रहा है। आप उसे कह सकते हैं मैं आपके 20 प्रोडक्ट्स एडिट करूंगा $10 के अंदर, उसके अंदर मैं आपको रीटचिंग फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। उसके अंदर मैं क्या करूंगा, बैकग्राउंड रिमूव करूंगा। एक मुकम्मल पैकेज आप लोग क्रिएट कर सकते हैं और अपने थंबनेल के ऊपर लिख सकते हैं उसे, कि कोई भी आपका जो क्लाइंट आए वो उसे देख सके। 36,000 टोटल गिग्स हैं इस वक्त ऑनलाइन। कितने लोग बैठे हुए हैं, 2,000 लोग ऑनलाइन है। तो अच्छी कैटेगरी है, हाईली डिमांडिंग कैटेगरी है। अगर आप लोग अच्छा काम करें तो कोशिश करें एक कैटेगरी के अंदर बैकग्राउंड रिमूवल के अंदर भी अपनी गिग को क्रिएट करें। प्रोडक्ट इमेज एडिटिंग होती है ये बेसिकली, तो इसके अंदर भी अपनी गिग को अपलोड करें। इसके अंदर जितनी चीज़ें थी इंपॉर्टेंट वो मैं आपको बता चुका हूँ। लोगो रिमूव करना, किसी चीज़ का लोगो रिमूव करना चाहते हैं उसका लोगो रिमूव कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम इसी इमेज में किसी चीज़ का लोगो रिमूव करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे है, तो हम ये कैविटी रिमूव करना चाहते हैं मिसाल के तौर पे, तो हम इसी को सिलेक्ट करते हैं। इसके अंदर वैसे तो सॉलिड कलर है, आप रेड कलर को यूज करके भी अगर करेंगे तो ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई वो नहीं है हमारे पास, टेक्सचर नहीं है। तो जैसे ही मैंने कंटेंट अवेयर लगाया तो आप लोग देख सकते हैं कि इसने परफेक्टली इसे रिमूव कर दिया। इसी तरह से आप लोग इसे भी रिमूव कर सकते हैं और किसी भी चीज का लोगो रिमूव कर सकते हैं, उस पर न्यू लोगो ऐड कर सकते हैं किसी भी टेक्सचर के अंदर। तो कंटेंट अवेयर, रिमूव टूल, वैनिशिंग पॉइंट, इन चीज़ों के नाम याद रखें और इनके मुतालिक आप लोग यूट्यूब से डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। और ये हमारी क्लासेस आज एंड हो रही हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो 5 मिनट है आप लोगों के पास, आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने फ्रीलांसिंग के हवाले से कुछ नई चीज़ें सीखी होंगी। अगर किसी को ऑलरेडी पता थी तो शायद कुछ ना कुछ अपडेट्स उसे मिली हों। फोटोशॉप में आपने कुछ नई चीज़ें सीखी होंगी, कुछ आपको ऑलरेडी पता होंगी। अडोब फायरफ्लाई के अंदर कुछ नई चीज़ें आपने सीखी होंगी और कुछ आपको ऑलरेडी पता होंगी। इसी तरह से अडोब एक्सप्रेस है, कैनवा से बहुत ज़्यादा बेहतर है और बड़ा अच्छा काम कर रहा है। आप लोग पीडीएफ, पीएनजी, जेपीजीज क्रिएट कर सकते हैं। रीटचिंग में एक टिप है आप लोगों के लिए, वो याद रखनी है आप लोगों ने, कि रीटचिंग के अंदर जब भी आप किसी की इमेज एडिट कर रहे हैं, तो जब उसकी स्किन इफेक्ट होनी स्टार्ट हो जाए, यानी बहुत ज़्यादा ऑरेंज हो जाए, बहुत ज़्यादा येलिश हो जाए, तो उसे वहीं पे छोड़ देना है। अच्छा, यहाँ पे लास्ट में अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग वो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों के पास, आप लोगों से एक वाकया शेयर कर देता हूँ अपना। अगर आप लोग मेरी क्लास में होते तो मैं आप लोगों से पूछता कि आप लोग क्या करेंगे। मेरी क्लास के ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, तो उनको पता है कि ये वाकया मैंने ऑलरेडी इनको बताया हुआ है। मुझे नवंबर 2020 के अंदर 1 स्टार रिव्यू मिला। वो 1 स्टार रिव्यू मिला और उसके बाद मुझे, यानी 1 स्टार रिव्यू मिलने के बाद 6 महीने तक मुझे काम नहीं आया फाइवर के ऊपर। तो इसलिए कोशिश करनी है कि आपने 1 स्टार रिव्यू नहीं लेना। तो वो 1 स्टार रिव्यू एक तो अलहदा से मिला, एक मुझे पहले मिला था। वो क्यों मिला, उसके अंदर एक तस्वीर थी, एक ब्लैक पर्सन था, यूएसए का वो रहने वाला था, काला था। तो उसने मुझे एक इमेज दी अपनी, उसने मुझे कहा कि इसे रीटच कर दो। तो अगर आप मेरी क्लास में होते तो मैं आपसे पूछता कि उसे रीटच में आप क्या करेंगे। तो सबसे बड़ी गलती जो आप लोग करेंगे, जो मैंने भी की, उस काले को वाइट करना। तो आप लोगों को अगर किसी तरह की कोई
स्किन के रिलेटेड, यानी कोई ब्लैक पर्सन आपको इमेज सेंड करता है तो वो कभी भी वाइट नहीं होना चाहता। वो कभी नहीं चाहता कि जो उसकी ऑलरेडी स्किन है, रियलिस्टिक स्किन है, वो उसको वाइट कर दे कोई। तो आप लोगों ने कभी ये गलती नहीं करनी। आपने उससे पूछना है कि आपको किस तरह की एडिटिंग चाहिए। जो भी आपको मैसेज करेगा आपने उससे पूछना है कि आपको किस तरह की एडिटिंग चाहिए, और उसके बाद फिर आपने उसकी एडिटिंग करनी है। उसे बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं चाहिए कि वो वाइट होना चाहता है। वो चाहता है कि उसकी जो ऑलरेडी इमेज है, अगर उसके अंदर किसी तरह का कोई कलर यूज हुआ है, उस कलर को रिमूव कर दिया जाए, उसके अंदर नॉर्मल ब्राइटनेस की जाए, नॉर्मल कलर पॉप आउट किया जाए। अगर उसका फेस थोड़ा डार्क है, उसे थोड़ा ब्राइट कर दिया जाए। वो हाईलाइट एंड शेडोज को एडजस्ट करके कर सकते हैं। तो इसी तरह आपने उससे पूछना है कि आप किस तरह की एडिटिंग चाहते हैं, व्हाट टाइप ऑफ एडिटिंग यू वांट। तो इस तरह से आप लोग उससे क्वेश्चन करें, और क्वेश्चन करने के बाद कोशिश करें कि अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा इमेजेस हैं, मसलन 50 या 60 इमेजेस हैं, तो उसको पहले ये कहें कि मैं आपके लिए एक सैंपल क्रिएट करूंगा फोटोशॉप के अंदर। अगर आपको सैंपल पसंद आता है तो फिर हम अपना काम शुरू कर सकते हैं। सैंपल आप उसे कैसे देंगे? वाटरमार्क लगा के देंगे। वाटरमार्क क्या होता है? मिसाल के तौर पर मैं आपको दिखा देता हूँ। मिसाल के तौर पे आप यही इमेज है जो हमारी इस वक्त ओपन है, टूथपेस्ट वाली, किसी के लिए आपने सैंपल तैयार किया है, तो ये आप उसे एज इट इज नहीं देंगे। इसके अंदर आप लोग अपना वाटरमार्क यूज करेंगे। वाटरमार्क कैसे क्रिएट किया जाता है? सिंपल अपना टेक्स्ट लें, आपका जो भी नाम है, मसलन मेरा नाम अगर बुरहान है, मैं यहाँ पे बुरहान लिख देता हूँ, और इसको कंट्रोल टी प्रेस करके इसका मैं साइज इंक्रीज कर लेता हूँ। यहाँ पे इसे मैं लगाता हूँ। लगाने के बाद इसकी मैं ओपेसिटी कम कर देता हूँ 15। तो ये यहाँ पे मेरा वाटरमार्क आ गया। अब क्या होगा कि अगर वो फोटोशॉप में एक्सपर्ट होगा तो शायद इसे रिमूव कर ले, अदरवाइज वो इसे रिमूव नहीं कर पाएगा। मजीद कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि एक वाटरमार्क यहाँ पे लगाया, एक यहाँ पे लगाया, और इसी तरह से एक कॉपी यहाँ पे लगा दी। तो इस तरह से भी आप लोग वाटरमार्क जनरेट कर सकते हैं, और उसे आप एक फाइल सेंड कर सकते हैं चैट के अंदर जो वो यूज ना कर पाए। तो आप लोग जो भी फाइल किसी के साथ किसी तरह का कोई सैंपल शेयर करेंगे कभी भी, तो उस पर अपना वाटरमार्क लाजमी लगाएं और उसे यूज करें। तो ये था जो एक वाकया मेरे साथ फ्रीलांसिंग में हुआ था कि कभी भी आपके पास कोई शख्स आए, तो अगर उसकी स्किन डार्क है तो वो कभी भी ये नहीं चाहता कि मुझे वाइट किया जाए। तो आपने उससे पूछना है कि उसको बेसिकली क्या एडिटिंग चाहिए। तो एक क्वेश्चन है, आपके फोटोशॉप में फाइल सेव नहीं हो रही, क्या आ रहा है आपके फोटोशॉप में? आप बता सकती हैं, यानी जब आप फाइल सेव करती हैं तो क्या उसमें प्रॉब्लम आ रही है? जी लाइबा अफसर, आप बता सकती हैं कि आप जब फाइल सेव कर रही हैं तो क्या आ रहा है, प्रॉब्लम क्या आ रही है? सर मैं जब फाइल सेव कर रही हूँ तो आगे मतलब एक्सपोर्ट में जा रही हूँ तो एक्सपोर्ट में कुछ भी नहीं आ रहा। मतलब जैसे एक्सपोर्ट में जाते हैं तो सेव एज आता है या कोई भी फाइल सेव होती है तो वो सेव में कोई ऑप्शन नहीं आ रहा उसके बाद। नहीं, आप उसे एक्सपोर्ट क्यों कर रही हैं? आप कौन सी फाइल सेव करना चाहती हैं? यानी मिसाल के तौर पे आप पीएसटी फाइल सेव करना चाह रही हैं, जेपीजी फाइल सेव करना? अब मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप जेपीजी फाइल सेव करना चाहती हैं तो उसको कैसे किया जाएगा? यहाँ पे वो फाइल मैंने पे वो एक गिग गिग बना रही थी ना, तो वो उसमें मैंने पिक्चर ठीक को है, सेव ठीक है, मैं कर समझ गया, दिया। समझ गया। अच्छा, यहाँ पे अगर आप पीएसटी फाइल सेव करना चाहते हैं तो उसमें सिंपल आप सेव पे क्लिक करेंगे। ये आपको एक बॉक्स शो करेगा। यहाँ पे आप लोग इसे बता सकते हैं कि मुझे एक पीएसडी फाइल चाहिए। यहाँ पे फोटोशॉप डॉक्यूमेंट पीएसडी, आप जो नाम रखेंगे ये पीएसडी फाइल के तौर पे सेव हो जाएगा, जो एडिटेबल होगी। कभी भी आप ओपन करेंगे तो तमाम लेयर्स के साथ मौजूद होगी। इसे सोर्स फाइल भी बोला जाता है। अब अगर आप लोग जेपीजी या पीएनजी फाइल सेव करना चाहते हैं तो एक्सपोर्ट के अंदर जाएंगे। एक्सपोर्ट के अंदर यहाँ पे एक्सपोर्ट एज का एक ऑप्शन है। इसका शॉर्टकट होता है आल्ट शिफ्ट कंट्रोल, सॉरी, यहाँ पे सेव फॉर वेब का एक ऑप्शन है। एक्सपोर्ट एज को नहीं यूज करेंगे हम यहाँ पे सेव फॉर वेब को यूज करेंगे। आल्ट शिफ्ट कंट्रोल एस, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं तो एक पॉप आउट बॉक्स हमारे पास आएगा, जिसके अंदर आप लोग प्रॉपर इसे बता सकते हैं कि मुझे कौन सी फाइल चाहिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जेपीजी और पीएनजी। पीएनजी 8 आप सेव कभी नहीं करेंगे, पीएनजी 24 सेव करेंगे। या जेपीजी सेव करेंगे या पीएनजी 24। अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हैं जो ट्रांसपेरेंट है, उसकी बैकग्राउंड आप नहीं सेव करना चाहते, तो फिर आप लोग ट्रांसपेरेंट यानी पीएनजी 24 यूज करेंगे। लेकिन अगर आप बैकग्राउंड के साथ सेव करना चाहते हैं तो जेपीजी सेव करेंगे। सेव पे क्लिक करेंगे
और जिस जगह पे सेव करना चाहते हैं वहाँ पे सेव कर देंगे। इसका शॉर्टकट Alt Shift Control S, तो मैं ये चैट के अंदर भी लिख देता हूँ, Alt Shift Control S। इनको एक साथ प्रेस करना है, तो पहले Alt को प्रेस करें, फिर शिफ्ट को, फिर कंट्रोल को, फिर S को इकट्ठा। तो ये आपका जो कि मैंने चैट के अंदर लिख दिया ये शॉर्टकट। तो इस शॉर्टकट के साथ आप यहाँ पे जिस फाइल के अंदर सेव करना चाहती हैं वो सेव हो जाएगी। जेपीजी, पीएनजी, क्वालिटी अपनी 100% कर लीजिएगा। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगी इसे सेव कर सकती हैं। इसका एक और तरीका भी है, आप फाइल में जाएं, सेव एज पे क्लिक करें। ये आपसे पूछेगा कि आप कौन सी फाइल कहाँ पे, तो हम डेस्कटॉप पे सेव करते हैं। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि फोटोशॉप पीएसडी फाइल सेव करनी है। मैं इसे कहता हूँ नहीं, मुझे पीएसडी नहीं चाहिए, सॉरी। हम यहाँ पे जाएंगे सेव ए कॉपी के अंदर, Alt Control S। हम सेव एज नहीं करेंगे, हम सेव ए कॉपी पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सेव ए कॉपी पे क्लिक करते हैं, ये हमसे पूछता है कहाँ पे पेस्ट करना है। मैं इसे डेस्कटॉप बताता हूँ। फोटोशॉप डॉक्यूमेंट नहीं हमें चाहिए, हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस फॉर्मेट के अंदर। अगर जेपीजी करना है तो आप जेपीजी सिलेक्ट कर लें, अगर पीएनजी करनी है पीएनजी, इसके अलावा किसी और फॉर्मेट के अंदर सेव करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे जेपीजी सेव करूंगा, मैं यहाँ पे जेपीजी सिलेक्ट करूंगा, इसका नाम रखूंगा 6-7 जो भी नाम होगा, सेव करूंगा, तो ये सेव हो जाएगी मेरी फाइल। सेव के बाद ये आपको एक ऐसा बॉक्स शो करेगा, हम इसकी क्वालिटी 12 रखेंगे, ओके। दो तरीकाकार है किसी भी फाइल को जेपीजी पीएनजी में सेव करने के, एक सेव फॉर वेब, Alt Shift Control S, या फिर आप सिंपल यहाँ पे फाइल में जाएं, एक्सपोर्ट के अंदर सेव फॉर वेब, इस पे क्लिक करें, जेपीजी या पीएनजी सेव कर लें। इसके अलावा दूसरा तरीकाकार जो मैंने आपको बताया कि आप लोग सिंपल फाइल के अंदर जाएं, सेव ए कॉपी पे क्लिक करें और यहाँ पे आप लोग अपनी मर्जी से जिस फॉर्मेट के अंदर सेव करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो आई होप आपका ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी होगी। जी, गजनफर हफीज़ का एक क्वेश्चन है कि हम रिमूव बैकग्राउंड यूजिंग रिमूव बैकग्राउंड। जी बिल्कुल, आप रिमूव बैकग्राउंड कर सकते हैं यूजिंग रिमूव बैकग्राउंड। रिमूव बीजी मसलन ये क्या है, रिमूव बीजी यानी कोई टूल है, क्या चीज़ है ये, मुझे ये समझ नहीं आई। फोटोशॉप के अंदर वाला रिमूव बैकग्राउंड का टूल आप कह रहे हैं या कोई और रिमूव बीजी के नाम से कोई टूल है? असल में इसमें प्रॉब्लम ये होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें नॉर्मल जो प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ऐसे टूल्स को यूज़ करते हैं जो ऑनलाइन है। तो अगर आप ऑनलाइन टूल के ऊपर इस चीज़ की बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं, तो अगर मैं यहाँ पे, जैसे हमने देखा था कि जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो यहाँ पे ये क्या करता है कि प्रोडक्ट के अंदर अगर प्रोडक्ट का कलर सेम है या आपके बैकग्राउंड का कलर सेम है, प्रोडक्ट और बैकग्राउंड दोनों का कलर अगर थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वहाँ पे कंफ्यूज हो जाती है। वो क्या करती है कि आपके प्रोडक्ट का कुछ हिस्सा भी रिमूव कर देती है और बैकग्राउंड भी उसके साथ रिमूव कर देती है। तो इसके लिए मैं आपको सुजेस्ट, और दूसरे नंबर पे जो ऑनलाइन टूल्स हैं, जो ऑलरेडी ऑनलाइन टूल्स रिमूव कर रहे हैं बैकग्राउंड, वो एक और गलती ये कर रहे हैं, उसमें मिस्टेक ही होती है कि जब आप किसी ऑनलाइन टूल को यूज़ करके किसी चीज़ की बैकग्राउंड रिमूव करते हैं, तो जब आपके पास उसकी क्वालिटी आएगी, जो एक्सपोर्ट क्वालिटी होती है, उसमें उसकी क्वालिटी डिक्रीज़ हो चुकी होती है। फ़ोटोशॉप के अंदर ऐसे नहीं होता। फ़ोटोशॉप के अंदर आप लोग, मैं आपको यही कहूँगा कि आप लोग सिंपल इस टूल को यूज़ करें। रिमूव बैकग्राउंड अगर ये यहाँ पे शो नहीं हो रहा, आप प्रॉपर्टीज पैनल को यूज करें, प्रॉपर्टीज पैनल को ओपन करें, यहाँ पे आपके पास रिमूव बैकग्राउंड का ऑप्शन आ रहा है, आप रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करें, फोटोशॉप परफेक्टली इसको रिमूव करेगा। वही काम जो आप ऑनलाइन टूल पे कर रहे हैं यहाँ पे होगा, लेकिन यहाँ पे आपकी क्वालिटी डिक्रीज नहीं होगी। आपकी इमेज है जो, कभी भी आपका क्लाइंट ये नहीं चाहता कि आप लोग किसी चीज की बैकग्राउंड रिमूव करें और बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद उसकी क्वालिटी डिक्रीज करके उसे उसका प्रोडक्ट वापस कर दें। वो चाहता है कि मुझे हाई क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए, जो मैंने हाई क्वालिटी दी है आपको एडिट करने के लिए। तो हाई क्वालिटी रखने के लिए आपको फोटोशॉप के अंदर ही करना चाहिए। तो फोटोशॉप के अंदर आसान तरीन तरीका यही है कि आप रिमूव बैकग्राउंड, सिंपल इस पर क्लिक करें, आपकी बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगी और बड़ा अच्छा काम कर रही है ये। थोड़ी बहुत फिक्सेशन अगर करनी पड़ सकती है तो वो आप कर सकते हैं, पेन टूल को यूज़ करके कर लें या किसी भी और टूल को यूज़ करके कर सकते हैं। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है और तो आप पूछ सकते हैं। हमारे पास 1 मिनट और है। तो आई होप आप लोगों ने बहुत सीखा होगा। अल्लाह ताला आप लोगों के रिस्क में बरकत अता फरमाए। यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग के जो लोग थे उनको मैं दोबारा याद करवा देता हूँ, ये अनाउंसमेंट भी मैं आपके ग्रुप के अंदर कर दूंगा कि नेक्स्ट आप लोगों को व्हाट्सएप के ऊपर रिस्पांस नहीं मिलेगा। उसकी वजह यह है क्योंकि नया बैच स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में अब उन लोगों का राइट है कि उन लोगों को गाइड किया जाए या उन लोगों को उनके क्वेश्चंस के आंसर दिए जाएं। तो अगर आप लोगों को भी मैं इसमें एंगेज रखूंगा तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल होगा टाइम मैनेज करना कि मैं आप लोगों के क्वेश्चंस के जवाब भी दूं और उन लोगों के भी दूं। तो आप लोगों के लिए मैंने फेसबुक के ऊपर
ग्रुप क्रिएट किया हुआ है यूआई यूएक्स डिजाइनिंग के हवाले से, आप लोग अपने ग्रुप के अंदर पोस्ट किया करेंगे। अगर किसी स्टूडेंट को उसका कोई जवाब पता है तो वो जवाब दे सकता है, अदरवाइज जब मैं उसको देखूंगा आप लोग मुझे वहां पे मेंशन कर सकते हैं कमेंट के अंदर, तो इंशाल्लाह ताला मैं प्रॉपर कोशिश करूंगा कि आपको वहां पे आंसर करूं और गाइड करूं। तो अगर नेक्स्ट आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, किसी तरह की कोई फाइल है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप लोग अपने फेसबुक ग्रुप के अंदर पूछेंगे। व्हाट्सएप के ऊपर कोशिश करूंगा मैं आप लोगों को रिस्पांस दूं, लेकिन उस तरह से नहीं दे सकूंगा जैसे हम पहले दे रहे थे। मैं इन 2 मंथ्स तकरीबन 2.5 महीने आप लोगों के साथ रहा, अच्छा टाइम गुजरा। इसमें यह था कि मैं आपको बार बार यही कहता रहा, इन 12 क्लासेस के अंदर भी मैंने आप लोगों को कहा कि अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। जिन लोगों ने क्वेश्चन पूछे मैंने प्रॉपर आंसर करने की कोशिश की, शायद किसी वक्त कोई मसरूफियत हो उस वजह से मैं आपको जवाब ना दे पाया हूँ, लेकिन इसमें कोशिश करें कि अपनी स्किल को अपडेट रखें और जितनी ज़्यादा लर्निंग आप लोग कर सकते हैं अपनी मेन कैटेगरी के अंदर, जो आपने यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग सीखी है उतनी ज़्यादा उसके अंदर लर्निंग करें, सीखें। और सीखने का अमल सारी ज़िंदगी जारी रहता है, अपडेट्स आती जाएंगी, अपडेटेड रखें खुद को। और बाकी वही कि अल्लाह ताला आपके रिस्क में बरकत फरमाए। अल्लाह ताला कहता है कि जो शख्स मेहनत करता है उसकी मेहनत कभी ज़ाया नहीं होती, तो मेहनत करें, फल अल्लाह ताला देगा इसमें। लास्ट थिंग मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर की थी, कोशिश करें जिस दिन आप लोग फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर रहे हैं एक रेशो रखें कि इतनी अर्निंग का इतना परसेंट मैं अल्लाह ताला की राह में दूंगा। वो 1% हो, 2% हो, 3% हो, 50% हो, लेकिन जितना आप लोग शेयर अल्लाह की राह में देने के लिए फर्स्ट डे डिसाइड करेंगे वो आपका लास्ट डे तक रहना चाहिए। तो शायद कि वो 1% जो आप किसी को देना चाह रहे हैं उसकी वजह से आपका काम चलता जाए। तो अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह ताला रावला कोट में कभी आप लोगों के साथ मुलाकात होगी, क्योंकि नेक्स्ट बैच आप लोगों का स्टार्ट हो रहा है 17 से, मंडे वाले दिन से। और मेरी क्लासेस सेकंड टाइम होंगी 2 बजे के बाद। तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग सेंटर विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग अपना फेसबुक जो आपका ग्रुप है उससे यूज़ कर सकते हैं किसी भी तरह के क्वेश्चंस के लिए, और किसी भी तरह की अगर किसी को कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है तो उस प्रॉब्लम के लिए। तो अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह ताला फिर आप लोगों से मुलाकात होगी।